यदि हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, अगर एक डिनर टेबल पे फादर मदर डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चों को पैसे की बात नहीं करनी है, हमारे पास अभाव है, बेटा बजट नहीं है, बिजली का बिल नहीं भरा है, तो यही माइंडसेट आपके बच्चों का भी जाएगा। तो जो पापा खास करके चीज़ों दिला देते हैं, वो पापा को कुछ मैसेज देना चाहेंगे। There's a gentleman called सावजी भाई ढोलकिया। अब उनका एक प्रथा है, बच्चा पढ़ के आया 21-22 साल 23 साल का होगा, उसको बोलेंगे तू तेरा नाम अब ढोलकिया नहीं है, डोंट यूज आवर नेम, और तेरे सारे पैसे दे दे और कोई रिमोट जगह भेज दे। ये वो सावजी भाई ढोलकिया है जो अपने एम्प्लॉइज को फ्री में मर्सिडीज देते हैं। डायमंड कारोबारी ने अपने कर्मचारियों को गिफ्ट में दी है लाखों की मर्सिडीज का। सो वो उनको रियलिटी चेक देते हैं। और कोई मिस्टेक जो आपको लगता है कि जो ज्यादातर पेरेंट के द्वारा होती है? मनी रिलेटेड उनके साथ गेम्स खेलिए। फॉर एग्जाम्पल मोनोपोली एक बहुत अच्छी गेम है। मनी ओरिएंटेड मूवीज देखिए। पर्सनल लोन कैटेगरी में आज कौन सी कैटेगरी का लोन सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? वो है ट्रैवल। लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं 16% पर एनम पे। आई थिंक वो 5 दिन के एंजॉयमेंट के लिए 3 साल का स्ट्रेस वो पाल लेते हैं। 100% पैसा है सेविंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको कितने परसेंटेज वाइज हमें रखना चाहिए लॉन्ग टर्म जो 20-25 साल? अगर 20-25 साल है ना, तो आप इसमें सिर्फ 5-10% के आसपास आप इसमें गोल्ड रखो, 90% आप। सो संजय सर, आपको वेलकम करते हुए वी आर फीलिंग वेरी मच प्राउड। थैंक यू सो मच परीक्षित सर। कि जहाँ पर आपने जो जीवन का मंत्र बनाया है कि बच्चों को मैथ्स के साथ साथ मनी भी सिखाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी। नॉट ओनली दैट, अपने फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर आई थिंक मुझे लगता है SIP हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसको पूरे इंडिया में यदि सिंप्लीफाइड वे में यदि कोई एक व्यक्ति ने दिखाया है तो मुझे लगता है कि वो आप है। थैंक यू सो मच सर। एंड जैसे संजय जी ने वो महाभारत देखा था वैसे आप आई थिंक जो फाइनेंस का महाभारत है उसको आप न्यूट्रल वे में देख रहे हैं। थैंक यू सर। सो ढेर सारे फॉलोअर्स, ढेर सारी नेम फेम बिजनेस के साथ साथ पहला सवाल मैं जिस आपसे ये जानना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक आपके जीवन का पर्पस क्या है? क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद मैंने देखा कि कल भी आप काफ़ी काम कर रहे थे, आज भी आपका चौथा या 5वां पॉड है। तो इतनी सारी चीज़ मिलने के बाद बंदा सोचता है कि भाई मैं आराम करूँ, मैं रिलैक्स हो जाऊँ, मैं चिल करूँ, पर आप इतने पैशन के साथ काम कर रहे हैं, अभी इसके बाद भी आपका शूटिंग है, तो व्हाट इज़ द पर्पस? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है परीक्षित सर कि हमें ना अपने आप के बारे में एक पॉइंट पे छोड़ना पड़ता है सोचना। और जिन्होंने भी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ अचीव किया है वो तभी किया है जब वो अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। अपने बारे में सब कोई सोच रहे हैं, तो हमें भगवान ने एक ताकत दी कि हम कहीं लाइफ में पहुंच पाए। आपने बोला मेरा मिशन क्या है या मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। मैं सर एक चीज अचीव करना चाहता हूँ कि मुझे देखने के बाद हर मिडिल क्लास लड़के को लड़की को ये लगे कि वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है। वाह। क्योंकि मैं कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में काम थे, पहले ONGC में थे। हमने बहुत डिफिकल्ट टाइम्स देखे, बहुत समय तक सैलरीज बहुत माइनर थी। 1 बेडरूम हॉल किचन में रहते थे 4 लोग। अपना घर लेते लेते बहुत ज़्यादा समय लगा पापा को, और इसके बावजूद भी एजुकेशन पे फोकस करके, अपनी स्किल्स पे फोकस करके, और मैंने कोई टॉप टियर कॉलेजेस से पढ़ाई नहीं करी। मैं कोई IIT का नहीं हूँ, IIMs का नहीं हूँ, FMS का नहीं हूँ, ISP का नहीं हूँ, कहीं से नहीं हूँ। ज्यादातर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि टॉप कॉलेज में पढ़ेगा तो ही अच्छा करियर बनेगा। हाँ, आई थिंक यस, मैं वो मिथ को तोड़ना चाहता हूँ। आप लाइफ में कितना अच्छा करोगे ये सिर्फ आप किस कॉलेज से हो उसका फंक्शन नहीं है। नहीं, डेफिनेटली अच्छा कॉलेज डेफिनेटली अच्छा करेगा आपके लिए। वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे एक साइंस का एक्सपेरिमेंट होता है तो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे H2 + O2 = H2O, पर वो एरो के ऊपर एक डेल्टा बना होता है यानी हीट। तो हीट जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो इसी तरह एक अच्छी एजुकेशन कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, बट दिस इज वो पूरे एक्सपेरिमेंट को लीड नहीं कर सकती। आपको H2 और O2 चाहिए तभी H2O बनेगा, तभी बनेगा। ठीक है। आप बोलो सिर्फ आग से H2O बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो आप ही वो H2 और O2 हो। आप ही को H2O बनना है, ठीक है। और बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से कॉलेज से पढ़े, दैट डजंट मैटर, ठीक है। ओके। बट अगर आप कुछ लाइफ के रूल्स फॉलो कर लो, कुछ बेसिक नियम फॉलो कर लो, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, स्किलिंग को लेके, अपने आप को अपग्रेड करने को लेके, तो मुझे लगता है जैसे हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमने एक ठीक ठाक
लाइफ में जो है एक मुकाम हासिल किया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, गोल सेट किया था और वो अचीव कर लिया। तो बस यही गोल है कि हमारे जाने से पहले, संसार से छोड़ने से पहले मैक्सिमम 1 लाख लोग तो हों ऐसे जो बोले कि यार संजय सर की सुन के हमने ये जर्नी या तो स्टार्ट करी या बीच में पहुंच गए या अचीव कर लिया। तीनों में से कुछ एक पॉइंट आना चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल। सो आई थिंक अपनी बीच में बात हुई H2O और O2 तो व्हाट डू यू थिंक फॉर द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस H इज हार्ड वर्क एंड O इज अपॉर्चुनिटी। ये तो बहुत बढ़िया होता है परीक्षित सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो आपको क्या लगता है दोनों में कौन सी चीज को आप मे बी शायद A रखेंगे या B रखेंगे या दोनों जरूरी है, ताकि ज्यादातर मम्मी पापा या कोई भी व्यक्ति वो कंफ्यूज होता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा, कुछ लोगों को लगता है मैं हार्ड वर्क करूंगा तो मैं सफल होऊंगा। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैं ऐसे कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी कम्स टू दोज हु आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, एंड टू गेट प्रिपेयर्ड यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आज अगर कोई दिल्ली का लड़का आके बॉलीवुड पे राज कर सकता है तो वो अपॉर्चुनिटी से पहले हार्डवर्क था। वो अपने घर के कंफर्ट को छोड़ना था। आई एम टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, राइट। अपने घर के कंफर्ट को छोड़ना था। वो कोई मिडिल क्लास परिवार से नहीं थे, वो बहुत अच्छे परिवार से थे। उनकी फैमिली बहुत वेल टू डू फैमिली थी, उनके पॉलिटिकल कनेक्ट्स बहुत अच्छे थे, उनके पास बहुत कुछ था जो वो चाहते तो उसको कंटिन्यू कर सकते थे, वहां पे बहुत इजीली कर सकते थे। पर वो आई थिंक कंफर्ट को छोड़ के हार्डवर्क को पे उन्होंने पहले चूज किया। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी फोर्सफुली एक बार मिल सकती है, बार बार नहीं मिल सकती। और ऐसे हमने बहुत केसेस देखे हैं जहां पे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा किया इस इंडस्ट्री में, बट बच्चों ने उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो दिस इज रूथलेस इंडस्ट्री बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन द आम जनता। तो आम जनता आपको चांस नहीं देगी तो कोई भी चांस नहीं दे पाएगा, राइट। तो हार्डवर्क करते रहना हमारा कर्म है, ठीक है। भगवत गीता में भी ये लिखा है, बार बार बोला गया है कि कर्म ही करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करना है। और उसी पैराग्राफ में आगे ये लिखा हुआ है कि क्योंकि फल आपके इच्छा में नहीं है, सॉरी, क्योंकि फल आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना है। ये अगर आप पूरा वो श्लोक जो है बराबर वो यही 4 चीजें मेंशन करता है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पर क्योंकि फल आपके कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कर्म मत करो। तो जब भगवान ने आपको फ्रेमवर्क दे दिया है, तो हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? तो अपॉर्चुनिटी आएगी 7.5 भी तो 7.5 साल ही रहेगी। बात तो गुड लगा, कुछ कभी तो आएगा अच्छा टाइम, आएगा, राइट। अगर आपकी लोग कहते हैं शनि की 7.5 सबसे डिफिकल्ट होती है, वो भी तो 7.5 साल में खत्म होगी ना। तो जब 8वां साल आएगा, जब 7.5 खत्म होगी, तो कुछ एक अपॉर्चुनिटी, हार्डवर्क किया हुआ है तो बंदा रेडी होगा टू गेट द अपॉर्चुनिटी। आपको तो समय मिला है। एक बार मैं रितेश अग्रवाल सर से मिला, ओयो के फाउंडर, एंड आई हैड अ वेरी गुड कन्वर्सेशन विद हिम। इट वाज कोविड में हॉस्पिटैलिटी की क्या हाल था आपको पता है। उन पे एक्सट्रीम प्रेशर है, पैसे नहीं है, होटल वाले झाड़ रहे हैं, बिजनेस नहीं है, एम्प्लॉइज को पैसे देने, सब है। वो बड़े कूल काम। तो हमने पूछा, तो बोलते देखो, व्हेन द सी इज रफ द फिशरमैन शुड शार्पन देयर नाइफ। क्या पर्सपेक्टिव है लाइफ का, वाह, कि भाई सी रफ है ना, तो अपन बाहर बैठ के जरा नाइफ शार्पन करते हैं, क्योंकि जब वो शांत होगा तो अपन उस टाइम मछली मारेंगे, उस टाइम ऐसा ना हो कि पता चला यही शार्प नहीं है। वंडरफुल। तैयारी ही आपका कर्म है। To get prepared is the only thing you need to do, and then you have to keep on working, scouting opportunities. Right. आज माइकल जॉर्डन क्या बोलते हैं कि भाई मैं 1000 या 2000 शॉट्स मारने से पहले सोता नहीं। जब वो अपने एक्टिव करियर में थे, डेली प्रैक्टिस, उतनी डेली। और ये तब है जब वो माइकल जॉर्डन बन चुके हैं, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 18 घंटे काम कर रहे हैं। राइट। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 18 घंटे काम कर रहे थे, तो लोग कह सकते थे प्रधानमंत्री बनना चाहते थे इसलिए 18 घंटे काम कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 घंटे काम कर रहे हैं। आई थिंक मैं बीच में शाहरुख खान का एक इंटरव्यू, क्योंकि आपने वही नाम दिया, तो उन्होंने बड़ी प्यारी सी बात बोली कि लोग सफल होने के लिए काम करते थे। बोला व्हाई यू आर किंग खान। यस। तो बोले कि लोग सफल होने के लिए मेहनत करते हैं, बट एक बार सफलता मिल जाए फिर वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। एंड मैं वैसा बंदा हूँ, टेढ़ा बंदा हूँ, कि जो सफलता मिलने के बाद पहले जितना किया था उससे ज्यादा काम करो, ताकि मैं नीचे ना गिर जाऊं। और क्योंकि उन्होंने अपने वहां बॉलीवुड में बहुत सारे केसेस देखे हैं, बिजनेस में हमने देखा है, जो नाम एक समय पे मतलब भगवान के वो कहते हैं तुलना में होते थे, कैसे बिजनेसेस खत्म हो गए। तो आपका कर्म करते रहना ये आपका फर्ज है, ठीक है।
तो आप कर्म पे फोकस करिए, अपॉर्चुनिटी स्काउट करिए, नहीं मिलिए तो रात को आइए, भगवान को थैंक यू बोलिए और अगले दिन फिर से उठ के कर्म कीजिए। और कितने साल करना है मुझे नहीं पता, हो सकता 20 साल करना पड़े। दशरथ मांझी को कितने साल वो 6 नहीं हथौड़ा लेके लगा रहा 30 साल, 30 साल, तब उसकी सड़क बनी। बराबर, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। हाँ, तो आपको कुछ तो पकड़ना पड़ेगा ना लाइफ में, राइट, और उसका रिजल्ट इतना बड़ा मिलेगा आपको, इतना बड़ा मिलेगा कि आप फिर सोच भी नहीं सकते। और आई थिंक मुझे लगता है हार्डवर्क के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा वो करते ही रहना पड़ेगा, तभी जाके वो वही पहाड़ बनता है, पहाड़ बनेगा, वही बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। इट अप्लाइज टू एवरीथिंग, इट अप्लाइज टू योर लाइफ, इट अप्लाइज टू योर बिजनेस, इट अप्लाइज टू योर जॉब, प्रोफेशन, एंड इट अप्लाइज टू इन्वेस्टमेंट्स। सो हमने बात करी हार्डवर्क के बारे में, हमने बात करी अपॉर्चुनिटी के बारे में। नाउ यदि हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जो क्योंकि आपका मानना है कि मैथ्स और मनी नेक टू नेक चलना चाहिए, हर बच्चे को सीखना चाहिए, पर वो बच्चे से पहले मुझे लगता है माता पिता को सीखना चाहिए। सही कह रहे हैं। आई थिंक हमारी कम्युनिटी में मैक्सिमम पेरेंट्स हैं, तो उनको अपने बच्चे के लिए इन फ्यूचर प्लानिंग करना है, तो उनको नंबर 1 कि आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे कि कितना एटलीस्ट पैसा बचाना चाहिए, एंड नंबर 2 कैसे प्लानिंग करना चाहिए? देखिए कैसे कितना पैसा बचाना चाहिए थोड़ा बाद में लेता हूँ। ओके, पहले हम पेरेंट्स क्या मिस कर रहे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस, परफेक्ट। देखिए काफी लोगों को लगता है कि डायबिटीज एक क्या कहते हैं हेरिडिटरी डिजीज है। आपको क्या लगता है हेरिडिटरी डिजीज है? वैसे लाइफस्टाइल डिजीज, प्रिसाइसली इट इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज। बराबर, फादर को है तो सन को होगी या डॉटर को होगी, ये कंपलसरी नहीं है। नहीं है। तो क्यों लोग कहते हैं हेरिडिटरी है? क्योंकि दोनों एक ही डिनर टेबल पे बैठ के एक ही तरीके का खाना खाते हैं, वो हैबिट इनकलकेट हो गई है, वो सेम फूड इनकलकेट हो गया। हाँ, तो मनी में भी यही है, मनी हैबिट्स आर आल्सो हेरिडिटरी। अगर एक डिनर टेबल पे फादर मदर डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चों को पैसे की बात नहीं करनी है, हमारे पास अभाव है, बेटा बजट नहीं है, बिजली का बिल नहीं भरा है, अभी क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है, ईएमआई देनी है, बहुत स्ट्रगल है, हम छुट्टी पे नहीं जा सकते हैं, तो यही माइंडसेट आपके बच्चों का भी जाएगा, बच्चे में आएगा, और वो अबंडेंस नहीं सोच पाएगा। और क्या अबंडेंस एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि 75% जो व्यापारी बिजनेसमैन हैं आज दुनिया में वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। 75%। 4 लोगों को खड़ा करो, 3 उनमें से फर्स्ट जनरेशन है। आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज देख लीजिए, एनवीडिया का मालिक बर्तन धोता था रेस्टोरेंट में, वो वहां से आया, आज $5 ट्रिलियन की कंपनी का मालिक है। ठीक है, अमेजॉन का फाउंडर फर्स्ट जनरेशन है, एप्पल का फाउंडर फर्स्ट जनरेशन है, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर फर्स्ट जनरेशन है, धीरू भाई फर्स्ट जनरेशन थे। राइट। ठीक है, अडानी फर्स्ट जनरेशन है, गौतम अडानी फर्स्ट जनरेशन है। आप कोई भी देख लीजिए, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने वेल्थ सॉलिड क्रिएट करी है। तो आपको ये देखना है कि वेल्थ बन सकती है, पर आपको हैबिट्स ट्रांसफर करनी है पॉजिटिव। अब पेरेंट्स क्यों ये सब डिस्कशन करते हैं और क्यों वो राइट डिस्कशन नहीं कर पाते? क्योंकि वो फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। राइट। ठीक है, जैसे आप पेरेंटिंग की बात करते हैं, तो आप पेरेंटिंग की बात करते हैं, लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनको पेरेंटिंग की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। आपको एक एक्सपर्टीज है, तो लोग आपको सुनते हैं और उससे लर्निंग लेते हैं और अपनी लाइफ में लगाते हैं। अब मुझे लगता है पेरेंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है कि बच्चे को मनी की इंपॉर्टेंस समझाना, पर नॉट एज अ टूल की नहीं बेटा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, एज अ टूल कि ज्यादातर लोग टैबू मानते हैं। हाँ, टैबू मानते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट मनी, एंड फिर जब वो 22-25 साल का हो जाएगा, अरे यार तुम्हें समझ नहीं आ रही पैसे के बारे में। अरे आपने समझाया क्या उसको? आप समझा देते पैसे के बारे में, उसको समझ आ जाती पैसे के बारे में। बच्चा तो मोल्डेबल होता है, राइट, वो तो समझ सकता है। सो बहुत सिंपल है, आपको अपने बच्चे को राइट मनी हैबिट्स डालनी पड़ेंगी, और वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। सो कोई 3 या 4 हैबिट आप यदि बता पाए? देखिए, जैसे मैं अपने बेटे के साथ क्या करता हूँ, 11 ईयर ओल्ड, सबसे पहले हमने उसको पॉकेट मनी बनाई हुई है। ओके, ठीक है, विच इज 2000 रुपीज पर मंथ, कि उसको 2000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, अब ये 2000 रुपये पर मंथ में उसकी चॉइस है, उसको क्या करना है, कपड़े खरीदने हैं, सेविंग्स करनी है, क्या करना है। अब सडनली वो आएगा, बोलेगा मेरे को ये चीज खरीदनी है जो 10,000 रुपए की है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब 10,000 रुपए की चीज खरीदनी, तो बेटा आपको कितने महीने वेट करना पड़ेगा? 5 महीने वेट करना पड़ेगा। चलो आप एक काम करो, आप 5 महीने नहीं वेट कर सकते, आप 2.5 मंथ्स वेट कर लो, आपके पास 5,000 हो जाएंगे और मैं 5,000 दे दूंगा, इक्वल मैचिंग दे दूंगा।
ओके ओके, ठीक है? राइट राइट, इसी बहाने वो 2.5 महीने वेट करेगा। वेट अब वो उस 2.5 महीने में 1 रुपया भी कहीं और नहीं खर्च करेगा, ना वो कोई कैप लेगा, ना कोई शर्ट लेगा, ना कोई जूता लेगा, ना कोई बाहर जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, पूरा क्योंकि उसको ये focus- ऐसे गोल कि भाई पूरा उसको वो focus पूरा वहीं करना है, पे मेरे है। पापा मेरे को 5,000 दे देंगे, हाँ, मेरे को 5,000 रुपए बचाने हैं मेरी गुल्लक में। हम्म, तो उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझ आ गया। हम्म, सबसे पहली चीज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सेकंड, बजटिंग समझ आ गया कि मैं पैसे को बजट कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास वही 2,000 रुपए है, मेरे को इसी से गाड़ी चलानी है। चलानी है, बराबर, तो वो समझ जाएगा कि मेरे को क्या करना है, 2.5 महीने खर्च नहीं करना है, जब मैं खर्च करूंगा तो मुझे किस तरह खर्च करना है, मुझे कुछ कुछ सेव भी करना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हम कहते हैं कि आपको अपने बच्चों के साथ ROI ओरिएंटेड डिस्कशन करना चाहिए। ओके, ठीक है? ओके, फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा आया, ही इज अ गेमर, ही वॉन्ट्स टू बी इन कम्पिटिटिव गेमिंग, तो मेरे को आके बोला, डैड आई नीड अ लैपटॉप। तो लैपटॉप कितने का है? 2 लाख रुपए का है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, हाई स्पेक्स लैपटॉप है। अब मेरे लिए उसको लेके देना डिफिकल्ट तो इतना नहीं है कि मैं खरीद के दे ही सकता हूं, पर मैं नहीं देता। मैं पहले उसको पूछता हूं कि इसका तू करेगा क्या, ओके, ये तेरे को कैसे हेल्प करेगा कैसे तेरे help करियर करेगा? में, राइट, तो इसका क्या यूज करने वाला है, इसमें क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इसका कौन सा फीचर है जो तेरे पास आज नहीं है, इसका वो फीचर तेरे को लाइफ में क्या काम आने वाला है। तू आज इधर रैंक पे है, अगले 2-3 साल में इस लैपटॉप को यूज करके तू कहां पहुंचेगा। ये सारी चीजें आई थिंक उसको मुझे जस्टिफाई करनी है। लॉजिकल क्वेश्चन से वो जस्टिफाई करना चाहिए, तो ही बस। चीज उसको मिलेगी। यस, वंडरफुल, मैं मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, उससे नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी। आई थिंक वो ढेर सारे पापाओं के दिमाग में मैंने देखा है कि मैं जब छोटा था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, तो अब बच्चे को दे दूं। तो जो पापा खास करके चीज़ों को दिला देते हैं, वो पापा को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, या डू यू थिंक कि उसमें कोई साइड इफेक्ट भी होता है? देखिए, मैं अभी डॉक्टर वैल्यू मनी से मिला, एंड आई वाज डूइंग अ पॉडकास्ट विद हिम, एंड ही सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बोलता है, ऑल माय पेरेंट्स गेव मी वाज फ्रीडम बिकॉज दे डिडंट हैव मनी, वाह वाह, हाँ, एंड ऑल हाँ, द पेरेंट्स what are giving their kids today is money, but they are not giving them freedom. फ्रीडम, ठीक है। तो राइट, आपको ये देखिए, ये आपकी फीलिंग होना कि मेरे को वो चीजें नहीं मिली तो मुझे अपने बच्चे को देनी है, वो एक अच्छी फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है, पर वो सही फीलिंग नहीं है। दोनों में फर्क होता है। दोनों में फर्क है, राइट। आप अच्छे आदमी हैं, हाँ। आपका दिल, यू आर अ वेरी बेनोवलेंट पर्सन, दैट इज परफेक्ट, बट व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट। वो सही फीलिंग नहीं है। कुछ काम अच्छे होते हैं पर सही नहीं होते। सही नहीं, हाँ हाँ, ठीक है। लेट तक सोना बहुत अच्छा काम है, पर सही काम नहीं है। सही काम नहीं है, ठीक बराबर, है। बराबर। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा अच्छा और सही के बीच में। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड, आप तो श्योरली जानते होंगे, सावजी भाई ढोलकिया। सब जानते हैं? ठीक है। अच्छा, आप जानते भी उनको पर्सनली? वेरी गुड। तो अगर आप उनको पर्सनली जानते हैं तो एक चीज आप उनके बारे में जानते हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज को मर्सिडीज, घर, गाड़ी सब देते हैं, सब कुछ देते, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है और कितने समय से वो उनके साथ काम कर रहे हैं। अब उनके यहाँ एक प्रथा है, उनके यहाँ जो भी बच्चा पढ़ाई करके आता है ना, दे स्ट्रिप हिम ऑफ हिज मनी एंड आइडेंटिटी। तो बच्चा पढ़ के आया, 21-22 साल 23 साल का होगा, उसको बोलेंगे तू, तेरा नाम ढोलकिया नहीं है, डोंट यूज आवर नेम, और तेरे सारे पैसे दे दे, और कोई रिमोट जगह भेज देंगे। अब पिछले वाले को सिक्किम भेज दिया उन्होंने, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कहीं नहीं जानता। हाँ। अब 30 दिन आपको वहां पे सस्टेन करना है, शायद 500,000 रुपए देते हैं कि भाई तुम पहुंच जाओ वहां तक। राइट राइट राइट। ये वो सावजी भाई ढोलकिया है जो अपने एम्प्लॉइज को फ्री में मर्सिडीज देते हैं, राइट राइट। पर अपने घर में जब बात आती है, हाँ, तो वो क्या वैल्यूज इनकलकेट कर रहे हैं कि मनी इज नॉट इजीली अवेलेबल। और ये वो बच्चा है जो हार्वर्ड से पढ़ के आया, स्टैनफोर्ड से पढ़ के आया, 2-2 करोड़ के कोर्स करके आया है, बराबर बराबर। उसके बाद उसके साथ ये अत्याचार कह लो या जो भी कह लो होता है। आई थिंक मुझे लगता है जो आपने बोला था ना, हार्डवर्क और अपॉर्चुनिटी, हाँ, ऐसा हार्डवर्क करेगा उसको अपॉर्चुनिटी आ ही जाएगा, मिलेगी। अब वो व्यक्ति वहां जाके ढाबे में कब बर्तन धो रहा है और एक जगह पे 5 या 10 दिन से ऊपर वो काम नहीं कर सकता, ये उसका रूल है, क्योंकि उसको कंफर्ट आ जाएगा। अब वो ढाबे में है तो वो वही टॉयलेट यूज कर रहा है जो ट्रक ड्राइवर्स यूज कर रहे हैं। कहाँ वो संगे मरमर के टॉयलेट को यूज करता था, कहाँ वो ढाबे वालों के, और जहां ड्राइवर्स यूज कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं। सो वो उनको रियलिटी चेक देते हैं जो उनको हम्बल कर देती है। तो आप सोचिए, मिडिल, एक अमीर आदमी, रिच माइंडसेट वाला आदमी तो अपने बच्चे को परेशानी ले रहा है, और आप उसके लाइफ से स्ट्रगल लेना चाहते हो, अपने बच्चे के लाइफ से। क्यों? क्या बनाना चाहते हो उसे? So don't take away struggles from your kid's life because you struggled. Because you struggled, you are here. Great.
लेट हिम स्ट्रगल, उसको अपने हिस्से का स्ट्रगल लेने दो, करने दो। वंडरफुल। हाँ, यू बी मतलब एज अ सॉलिड रॉक बाय हिम कि भाई मैं हूं, पर बेटा स्ट्रगल तो रियल है, वो तो करना पड़ेगा। और वो तुम्हें तुम्हारी करनी खुद करनी हाँ, तुम्हें तुम्हारे कोटे का खुद निपटाना पड़ेगा भाई, बराबर। उसमें कोई तुम्हारे को रियायत नहीं है, देयर इज नो डिस्काउंट। नहीं। हाँ, तुम गिरोगे, हम पीछे खड़े हैं तुम्हारे, डोंट वरी, वी आर स्टैंडिंग एज टॉल एज अ माउंटेन विद यू। सो ये मैसेज जाना किड्स के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं इस पेरेंटिंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता कि मैं ओ माय गॉड मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे को लाइफ में बहुत तकलीफ हुई, मैं बीएसटी के बस में गया, मैं लोकल ट्रेन में गया, तो उसको नहीं जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए, जाना चाहिए। सो नाउ जो हम मिस्टेक्स के बारे में बता रहे थे उसमें से एक दो हुई, और कोई मिस्टेक जो आपको लगता है कि जो ज्यादातर पेरेंट के द्वारा होती है? देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि आप उसको बता रहे नहीं है, बजटिंग नहीं सिखा रहे हैं, आरओआई ड्रिवन क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं, वहां पर हम थे बराबर। एंड मनी रिलेटेड उनके साथ गेम्स खेलिए, जैसे कि पैसे रिलेटेड गेम्स खेलिए, कि फॉर एग्जांपल मोनोपोली एक बहुत अच्छी गेम है, वंडरफुल। मोनोपोली गेम खेलिए, ठीक है। मनी ओरिएंटेड मूवीज देखिए, मनी ओरिएंटेड बुक्स के साथ डिस्कस करिए। व्हेन माय सन टर्न्ड 10 आई गिफ्टेड हिम साइकोलॉजी ऑफ मनी, और मैं बोला एक चैप्टर मेरे को हर तीसरे चौथे दिन 4 दिन में एक चैप्टर पढ़ो और मेरे साथ डिस्कस करो। फिर मैं उसके साथ रिच डैड पुअर डैड डिस्कस करता हूँ कि हु इज एम्प्लॉयड, हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड, हु इज बिजनेसमैन, हु इज एन इन्वेस्टर। तो अब आप उससे बात करोगे तो वो आपको पूरा झटझट आंसर देगा सबके बारे में। वाओ, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर केस में हम हमारी कम्युनिटी में जो सारे पेरेंट्स हैं उनको पॉजिटिव बुक पढ़ने के लिए कहते हैं, हाँ, बट आज तक मेरे भी दिमाग में ऐसा विचार नहीं आया कि फाइनेंस से रिलेटेड बुक देंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे मनी इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। देखिए, लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को समझ के उसको मैनेज करना, क्योंकि कमाने वाले बहुत होते हैं पर गवा भी सकते हैं, पर जो मैनेज करना सीख गया वो कम कमाई में भी अच्छा कर जाएगा, अच्छा करेंगे। राइट। तो तीसरा मैं कहूंगा कि मनी बुक्स को पढ़िए, अपने बच्चों के साथ पढ़िए, डिस्कस करिए। कोई फेवरेट जैसे अपने साइकोलॉजी ऑफ मनी है, रिच डैड पुअर डैड है, उसके अलावा आई थिंक ये दोनों भी की तो मेरे हिसाब से काफी है शुरुआत करने के लिए। ओके परफेक्ट, ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल बुक्स है, स्टोरी टेलिंग है। these both books are not about numbers, they are about mindset. एक और बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, वो थोड़ी सी टेक्निकल है। इफ योर किड इज लाइक 15-16 इयर्स, तब आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो, बट 10 के लिए साइकोलॉजी ऑफ मनी अमेजिंग है। ओके, जैसे उसमें एक स्टोरी है रोनाल्ड रीड की, तो रोनाल्ड रीड की स्टोरी है कि वो जैनेटर थे, झाड़ू मारने वाले, ठीक है, और उन्होंने जब कमाई चालू करी तो थोड़ा निवेश किया, 50 साल के लिए निवेश किया, एंड 50 साल बाद झाड़ू मारते मारते ही बिकेम टॉप 1% ऑफ यूएस। मैंने इतना निचली कैटेगरी का काम करने वाला भी यदि प्रॉपर वे में फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा तो 50 साल बाद वो उसी देश का टॉप 1% में होगा, और वो भी यूएसए में। हाँ, तो इंडिया में $8 million कॉर्पस। वाह। हमारे यहाँ जो ऐसा छोटे काम पे होता है, वो 100 रुपए बचता है, वो क्या करता है पता है परीक्षित सर? वो जाके लॉटरी का टिकट लेता है। हे भगवान, ये एक लॉटरी लग जाए, बराबर। वो आदमी ने अगर 100 रुपए बच रहा था, उसको इन्वेस्ट किया, क्योंकि जब 50 साल का इन्वेस्टमेंट का पावर लगता है ना, तो आप सोच नहीं सकते इतना वेल्थ क्रिएट हो जाता है। सो हम एग्जांपल है लेटेस्ट, एक नॉर्मल कोई भी पेरेंट 1000 रुपये तो डाल ही सकते हैं मंथली, तो उसको यदि हम कैलकुलेट करें तो क्या हो सकता है? और चलिए मैं आपको बताता हूँ। वॉरेन बफेट ने अपनी कंपनी लॉन्च की थी 1965 में, आज 2025 है, 60 इयर्स हो गए, ठीक है। अगर आपने उनकी कंपनी में हर महीने 1000 रुपए निवेश किए होते फॉर 60 इयर्स, हम तो सुपर लॉन्ग टर्म की बात करें, 50-60 साल, 1000 रुपए, 1000 रुपए तो डाल के आदमी भूल ही सकता है, इतने का तो स्विगी जोमेटो का ऑर्डर हो जाता है एक बार में, बराबर, ठीक है ना, बराबर। तो 1000 रुपए अगर आपने महीने का डाला, 720 महीने डाला, तो कितना पैसा डाला परीक्षित सर? 7,20,000। 7,20,000 कितने समय में डाला? 60 इयर्स में। 60 इयर्स में। जो कंपाउंडिंग वॉरेन बफेट ने दी है वो है 19.8% पर एनम से उनका पैसा ग्रो किया है। एनी गेसेस वो 7,20,000 का वैल्यू आज क्या होगा? एनी रैंडम गेस? 60 इयर्स हो गए, नो गेस। फिर भी अगर एक नंबर देना हो, 7,20,000 का कितना हो गया? 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, कितना? आई थिंक 10 टाइम्स, 20 टाइम्स। तो 7,20,000 का 20 टाइम्स होता है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। The answer is 794 crores.
794 करोड़, क्या बात है, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फॉर अ स्पैन ऑफ 60 years at 19.8% per annum turns to 794 crores. कोई भी कैलकुलेटर यूज करके देखा जा सकता है. आई थिंक इसीलिए शायद आइंस्टाइन ने किसी ने कहा हुआ था 8th wonder of the world. कि 8th wonder of the world is और उनका compound. पूरा स्टेटमेंट कोई नहीं बोलता. ये उनका Okay. पूरा स्टेटमेंट नहीं था. नहीं था, ओके, उनका पूरा स्टेटमेंट ये था कि कंपाउंडिंग इज द 8th wonder of the world. Those who understand it earn it, and those who don't, they pay it. जो इस बात को समझते हैं वो उसको कमाते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो उसको भरते हैं. क्रेडिट कार्ड का डेट 42% पर एनम, जिसको नहीं समझ आता वो भर रहा है, या 8वें अजूबे को भर रहा है. आई थिंक जैसे अभी हमारे ऑफिस में प्यून है, तो उसने आईफोन लिया वो EMI पे, और ढेर सारे लोगों को देखता हूँ. अभी मैं एक आंकड़ा भी देख पियून ने आईफोन लिया. प्यून ने, तो मैंने अभी जिस लोगों को मिलना होता है तो एयर ड्रॉप के लिए मैंने अभी लिया. वो बंदा 2 साल आप से अफोर्ड देखिए, जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. नहीं है, पर वो बंदे के लिए, या ऐसा मैंने जब सर्वे देखा तो 70% लोग EMI पे लेते हैं. जी. तो ना वो लोग दिखावे के लिए जो ले रहे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे स्पेसिफिकली टू द यंग जनरेशन, बिकॉज उनको दिखावे की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है. महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, वो सारी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं खाली फोकट का. आई थिंक इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप शायद. देखिए, इसमें भी साइकोलॉजी ऑफ मनी में बहुत अच्छी लाइन लिखी है. ओके, कि मैं हिंदी में बोल देता हूँ. हाँ. जो दिखता है वो उधार है. जो दिखता है वो उधार है. ओके. आपको आईफोन दिखा, उधार पे. आपको गाड़ी दिखी, उधार पे. है. आपको घर दिखा, हाँ. उधार पे. तो जो दिखता है वो उधार पे है, और जो नहीं दिखता वो आपकी वेल्थ है. आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है नहीं दिख रहा, पर वो आपकी वेल्थ है. मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो मेरी वेल्थ है. मेरे म्यूचुअल फंड्स में कितना है मेरी वेल्थ है. स्टॉक मार्केट से लेके SIP जो भी है, किसी को दिख रहा नहीं है ना. अभी एक हमारे क्लाइंट आए थे, बड़े परेशान थे. उनके पास एक लैंड, छोटा सा शॉप था, पुराना सिस्टम में था, तो वो डरे हुए हैं कि कल को मुझे कुछ हो गया तो कब्जा हो सकता है, मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा, उनकी डॉटर्स हैं. तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मैंने उनको बोला, देखिए, मैंने बोला फिर क्या, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम सेलिंग इट. सर, रेंट आता है. मतलब वो तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लोगे आपको आ जाएगा 6%, 8%, 7%. लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स करोगे तो 11-12% तक भी आ सकता है. तो बोलता है सर, जगह है ना हमारी. मतलब इसी जगह की तो आपको चिंता हो रही है, क्योंकि ये लोगों को दिख रही है. आपके म्यूचुअल फंड में 3-4 करोड़ रुपए पड़े होंगे ना, किसी को दिखेंगे ही नहीं. किसी को नहीं. चुपचाप आपके घर में पैसा आ रहा होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा. सबको लगेगा ये फकीर है. आप अपना मजे से रहो, जिंदा रहो, बड़ी जिंदा दिल रहो. कोई चिंता नहीं है कि कब्जा होगा नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. जमीन पे हो सकता है, शॉप पे हो सकता है, घर पे हो सकता है. म्यूचुअल फंड पे कोई कब्जा नहीं हो सकता. नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता. राइट. FD पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता. कॉर्पोरेट बॉन्ड पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता. और आपको वो पैसिव इनकम भी देता है. तो पॉइंट इज कि ये चीजें अगर आप समझ जाओ. और आई थिंक जो मुझे लगता है अभी उनके लिए जो इश्यू आ रहा था कि वो जमीन या जो कुछ भी है उनको बेचना है, बट दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट. या इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. बट यदि स्टॉक या कहीं पर भी पैसा है तो आज हम डिसाइड करेंगे, कल मॉर्निंग में हमारे अकाउंट में होगा. उसमें भी एक और बात बताता हूं, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है. हाँ. अगर आपके पास, मैं कहता हूं आपकी जमीन की लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है. ठीक है, लेट्स से यू हैव अ प्लॉट एट अ प्राइमेस्ट प्लेस, जिसके लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि सर बस बेच दो. आपके भाव पे बेचने को तैयार है. आपने बोला सर ये मेरी 3.5 करोड़ की जमीन है. बोला लो, आप भी लो. अग्रीड. पर अगर आपको 3.5 करोड़ पूरे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 20 लाख चाहिए, तब क्या करोगे? जमीन का टुकड़ा तो बेचेंगे नहीं बेच सकते. अपार्टमेंट है तो बाथरूम नहीं बेच सकते, बेडरूम नहीं बेच सकते, स्टेयरकेस नहीं बेच सकते, हॉल नहीं बेच सकते, किचन नहीं बेच सकते. तो आप तो उसको टुकड़ा नहीं कर सकते. फिर आपको क्या करना पड़ेगा? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा. तो उधार में आ गए आप. अच्छा खासा एसेट होते हुए उधार में आ गए. पर हमारे म्यूचुअल फंड में आपको 2 लाख चाहिए, 20,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, 2 रुपए चाहिए, 20 लाख चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए, बटन दबाओ, अगले दिन आ जाएगा. और बचा हुआ पैसा फिर भी ग्रो करेगा. आई थिंक मुझे लगता है व्यूअर्स भी एग्री करेंगे कि जो आपने पहला शब्द बोला हुआ था, जो दिखता है वो उधार है. अब इतने कन्वर्सेशन के बाद वो अब चीज डीपली समझ में आ रही है कि यस, जो दिखता है वो उधार है. वो उधार है. क्योंकि आप एक वेरी पावरफुल. एक आम आदमी जो भी चीजें खरीद रहा है वो तो उधार पे खरीद रहा है. आज लोग, मजेदार बात बताता हूँ परीक्षित सर, एंड आई वाज शॉक्ड कि क्रेडिट कार्ड, सॉरी,
पर्सनल लोन कैटेगरी में आज कौन सी कैटेगरी का लोन सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? ना वो आईफोन है, ओके, ठीक है, ना वो कोई कार या बाइक है, कुछ भी नहीं है, ना वो फर्नीचर है घर का, ना वो शादी है, वो है ट्रैवल। ट्रैवलिंग के लिए लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं 16% पर एनम पे, 16% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस पे लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं ताकि वो जाके दुबई, स्विट्जरलैंड, हांगकांग घूम के आ सके और वो 50 सेल्फी खींच के आ जाए, और उसके लिए वो 2 साल 3 साल के लिए EMI भरते हैं, वो 5 दिन के ट्रिप के। आई थिंक वो 5 दिन के एंजॉयमेंट के लिए 3 साल का स्ट्रेस वो पाल लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं स्टोरी जो है ना इंस्टाग्राम पे, वो 24 घंटे रहती है और EMI 24 महीने रहती है। हाँ, स्टोरी तो 24 घंटे रहती है बराबर, पर EMI 24 महीने रहती है। 24 महीने रहेगा। राइट। तो लोग ये कैटेगरी सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है, और इसलिए आप देख रहे हैं होटल्स एंड एयरफेयर्स आर थ्रू द रूफ। सो आई थिंक ये लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं, ये ना लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं दूसरों की नजर से, कि दूसरे मेरे बारे में अच्छा सोचे। दे आर लुकिंग एट देयर ओन लाइफ थ्रू द लेंस ऑफ अदर पीपल्स लाइफ, राइट। और उनको पता भी नहीं कि लोग, देखो एक बड़ी अच्छी मैंने कहीं कहावत सुनी कि जब हम 20 से 30 होते हैं, हमें लगता है कि हमारी दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, वी आर फर्स्ट अबाउट इट। राइट। जब हम 30 से 40 में आते हैं तो हमें लगता है कि भाड़ में जाए दुनिया, जो भी सोचे मैं मेरा करूं, हाँ मैं मेरा करूंगा। और 40 के बाद आपको रियलाइज होता है यार दुनिया तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रही थी, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि दुनिया मेरे बारे में सोच रही है, दुनिया तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रही थी। सो वी शुड नॉट वरी अबाउट द वर्ल्ड इज डूइंग, वी शुड डू व्हाट इज राइट फॉर अस। अच्छा और सही के बीच में डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा। राइट। आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। बस यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन, व्हाट आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग। जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। मेरे पास पैसे नहीं है ट्रिप पे जाने के, मेरे को उधार लेना पड़ रहा है, मेरी तनख्वाह का 40% उसमें EMI में जा रहा है, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अच्छा तो कर रहा हूं क्योंकि मैं ट्रिप पे जा रहा हूं, अच्छा लग रहा है। राइट। बट क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या इससे मैं कॉम्प्रोमाइज हो जाऊंगा लाइफ में? क्या मेरे को परेशानी होगी? मुझे 3 साल कम पैसों में जीना पड़ेगा सिर्फ इस एक ट्रिप के लिए, क्या ये वर्थ है? क्या मैं दुबई की जगह लेह लद्दाख नहीं जा सकता? 1 लाख की ट्रिप की जगह 40,000 का ट्रिप नहीं कर सकता? राइट। आज की जगह 6 महीने बाद नहीं जा सकता? यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस। राइट। डोंट लिव इन फॉल्स अफोर्डेबिलिटी कि नहीं मैं कर लेता हूँ, मेरे पास EMI। सो आई थिंक जो आपने आपके सन के लिए कहा कि लैपटॉप लेने से पहले आपने उसको बार बार पूछा कि क्या काम, वैसे मुझे लगता है कि पैसा उधार लेने से पहले हर एक व्यक्ति जिस तरीके से आपने सन को पूछा था, वैसे बस वो अपने आप को पूछता 4-5 बार पूछ ले, तो भी मुझे लगता है कि शायद आधे से ज्यादा लोन तो हमारे व्यूअर्स की वैसे ही कम हो जाएंगे। बिल्कुल, जो दिखावे के लिए ले रहे हैं। देखिए लोग परीक्षित सर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, बीइंग प्रेजेंट की बात करते हैं। लोग कहते हैं जब आप खाना खा रहे हो तो खाने से वार्तालाप कीजिए, बात कीजिए, आराम से खाइए, धीरे धीरे खाइए, मन में और कोई स्ट्रेस मत रखिए, राइट? तो आप माइंडफुलनेस की बात ही तो कर रहे हो कि भाई बी वेयर यू आर। प्रभुपाद जी कहते थे जब मैं पानी पीता हूं तो मैं पानी पीता हूं। कितना अच्छा स्टेटमेंट है, बराबर, कि जब मैं पानी पीता हूं तो मैं पानी पीता हूं, मतलब आई डोंट डू एनीथिंग एल्स, मैं उसमें इमर्स हो जाता हूं। हाँ। तो जब आप एक फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं तो आपको इमर्स नहीं होना चाहिए क्या उसमें? जब आप उसमें इमर्स होंगे, आप उसकी इम्प्लीकेशंस को समझेंगे, आप उसके कॉस्ट को समझेंगे, उसके बेनिफिट्स को समझेंगे। एक टर्म होता है CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि कोई भी चीज करने का कोई कॉस्ट होता है और वही चीज करने का कोई बेनिफिट भी होता है, दोनों को एनालाइज कर लो। क्या वो रेशियो ठीक है? क्या आपका कॉस्ट जस्टिफाई करता है आपके बेनिफिट को? तो ठीक है, ले लो। नहीं बेनिफिट को करता तो मत लो। इट्स बाइनरी, इट्स जस्ट बाइनरी। अगर आपको शुगर है तो आप मीठा नहीं खाओगे, इट्स बाइनरी। बराबर। अगर शुगर नहीं है तो खाओ मीठा, इट्स ओके, नियमित खाओ, खा लो। बराबर। सो आपको ये सब करना पड़ेगा, मनी में भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपको उतना स्ट्रेस नहीं देती जितना पैसा देती है। आई थिंक इसी के लिए तो बंदा रोज का 10 घंटा 12 घंटा, मैंने सबसे ज्यादा अपने वाइफ के से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, शायद खुद से भी ज्यादा समय पैसे कमाने के लिए दे रहा है, लगा हुआ है। पर वो गंवाने के लिए मुझे लगता है कि उतनी मेहनत या उतना सोच नहीं रहा है जितना कमाने के लिए सोच रहा है। बिल्कुल। और वैसे पैसे खर्च कर रहा है, साफ हो जाते हैं। आई थिंक यस, आई थिंक इसलिए जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ढेर सारे लोग जिन्होंने एक समय पे बहुत बड़ा नाम किया हो और फिर एंड ऑफ द लाइफ शायद उनके पास खाने के वांदे हो गए,
बिकॉज उन्होंने कभी बचाने का सोचा ही बचाने का सोचा नहीं। तो मुझे लगता है उनके पास संजय कथुरिया का वीडियो आज से 20 साल पहले यदि होता तो मुझे लगता है ढेर सारी अवेयरनेस आती। पर एक कोई पेरेंट है जिनको अपने बच्चे के लिए ज़्यादातर 2 एक्सपेंस मेन होते हैं, एक एजुकेशन, दूसरा मैरिज। वो डू थिंक कि जिनका बच्चा अभी 7 साल 8 साल के आसपास का है, उनको इन फ्यूचर अपने बच्चे के लिए कितना पैसा शादी वगैरह के लिए, कितना पैसा उन्होंने उनको देना चाहिए या बचाना चाहिए फॉर द एजुकेशन ऑफ द किड्स, और एक होगा उनका खुद का रिटायरमेंट। ये 3 चीज़ों का यदि आप कुछ बाइफर्केशन दे पाए। देखिए, अगर कोई बच्चा अभी 7-8 साल का है, हाँ, तो आपकी मेजर एजुकेशन 2 गोल्स होंगे, एक जब 18 हो जाएगा और एक 22 होगा। ठीक है, तो 18 पे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि बच्चे को मैं आज जो डिग्री करा रहा हूँ वो डिग्री आज 4 साल की डिग्री है एंड इट इज कॉस्टिंग 15 लाख रुपीज, तो 10 years डाउन द लाइन इट विल कॉस्ट यू 25 लाख रुपीज, गिव और टेक, मतलब 25 लाख के आसपास होगा। तो आपको 25 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए अब आपको प्लानिंग करनी है, तो आप वो 25 लाख के लिए एक SIP चालू कर लीजिए। हर महीने छोटा छोटा एक अमाउंट डालिए, वो कैलकुलेटर्स आते हैं, आपको बता देंगे कि कितना SIP करना है। और क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट एक अच्छा रिटर्न देने की पोजीशन रखता है। और क्योंकि आपकी इनकम भी मंथली है तो आप मंथली बेसिस पे ही उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। जैसे आप EMI मंथली बांध लेते हैं, उसी तरह SIP भी मंथली बांध लीजिए, और भूल जाइए कि बस ये गोल के लिए मैंने पैसा रखा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 18 में आपके बच्चे को 25 लाख के आसपास का आपका बजट होना चाहिए। आज से 10 साल बाद ग्रेजुएशन के लिए, जहां मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, अगर आप मेडिकल सोच रहे हो तो देन यू हैव टू बजट एटलीस्ट 1 to 1.5 करोड़। अगर आपको लगता है वो कॉमर्स करेगा तो देन यू कैन इवन बजट 5 to 10 लाख रुपीज। तो डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट एरिया कहां आ रहा है। तो आप, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत कंजर्वेटिव होते, बोलते हैं सर हम तो मेडिकल के लिए करेंगे, बाद में अगर उसने कम किया तो वो उसका पैसा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अगर लीजिए, क्योंकि आपको 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए आपको पैसा भी ज्यादा डालना पड़ेगा। ठीक, देन यू कम टू मैनेजमेंट। नाउ मैनेजमेंट टुडे इन इट्स डे एंड एज टुडे इज 25-30 लाख रुपीज। ठीक है, अगर 18 के बाद 4 साल बाद वो कुछ फर्दर डिग्री करता है या करती है तो 22 के आसपास करेंगे। तो एट दैट टाइम आज जो डिग्री है वही 25-30 लाख की, तो उस टाइम पे तो डेफिनेटली वो 50-60 लाख की होगी। तो आपको उसके हिसाब से प्लान करना है, तो एक SIP उसके लिए चालू हो जाएगी। सो हम पहले बात कर रहे थे कि बच्चों का लेटेस्ट 50 लाख का एजुकेशन है, बच्चा अभी 7 या 8 साल के आसपास का है, तो अभी 14 साल बच्चे, 14 to 15 years बच्चे अराउंड, तो 50 लाख का एजुकेशन का हमारा गोल है। एजुकेशन का गोल है। तो मैं ये मानता हूँ कि हम जो 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम 12% पर एनम जो है रिटर्न्स निकाल पाएंगे। राइट। और मैं ये मान रहा हूँ कि हर साल जो पेरेंट होगा वो 5% अपने इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 कर रहा है तो अगले साल 10,500 रुपए कर देगा, ऐसे कर देगा। परफेक्ट। तो इन दैट केस 50 लाख के लिए अराउंड 8,500 to 9,000 रुपीज से हम SIP स्टार्ट करेंगे तो काम हो जाएगा। मंथली बेसिस पे 8,000 से शुरू करके एवरी ईयर 8-9 हजार से स्टार्ट करके धीरे धीरे करके उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 23 लाख के आसपास होगा। ओके। और जो आपके पास कॉर्पस आ जाएगा वो 55 लाख के आसपास आ जाएगा। तो टैक्स वैक्स निकाल के आप अपना सेटिस्फाई कर सकते हैं। यस, ऐसे मुझे लगता है संजय भाई अपने ढेर सारे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम किया है। और नाउ मम्मी पापा बच्चा अच्छा पढ़ ले, फिर अब दूसरा होगा शादी करना है। शादी के तो इसके 5 साल बाद शादी है, शादी अप्रोक्सीमेटली 27 समथिंग। सो अगर हम 20 इयर्स का पकड़े और शादी का गोल 1 करोड़ का पकड़े बराबर, और तो सेम अजम्पशन रखते हैं 12% का रिटर्न, राइट, 5% का क्या कहते हैं एनुअल स्टेप अप है, तो ये भी काम जो है समहाउ लकीली 8,000 रुपए से स्टार्ट हो सकता है। तो आप समझिए कि 8,000 रुपए की एक SIP चालू कर दी तो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। अब जो हमारे को ग्रेजुएशन करानी थी जिसके लिए 10 साल थे, ठीक है, तो 10 साल की ग्रेजुएशन के लिए हमने सोचा था कि उनको कितना पैसा चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए। तो दैट अमाउंट इज कमिंग टू अराउंड अबाउट 9,000 रुपीज। तो तीनों केस में मोटा मोटी आप कह सकते हो कि 9,000 की अगर 3 SIP चालू करें तो बच्चे की ग्रेजुएशन, बच्चे की पोस्ट ग्रेजुएशन और बच्चे की शादी। So I think 25 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़ माने मोटा 2 करोड़ रुपए के बच्चे का जो मैक्सिमम बड़े से बड़ा खर्च है। हाँ, वो और देखिए हम ये मानने लग गए हैं कि बच्चा जब पढ़ाई कर लेगा उसके बाद कमाएगा नहीं, वो भी तो कमाएगा। हाँ, वो भी कमाएगा। आप अपना फर्ज निभा रहे हो बराबर, पर अगर बच्चे को अच्छे से पढ़वा दिया तो इसमें से काफी खर्चा तो आपका लगेगा ही नहीं, लगेगा। बट आप अपनी प्रेपरेशन करिए। 9,000 3 SIP चालू कर लीजिए और उससे आप अपना डेफिनेटली अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। वंडरफुल। आई थिंक मुझे लगता है ये ढेर सारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। एक्सीलेंट। बिकॉज जब ये क्लैरिटी आती है
तो मुझे लगता है पेरेंट 20-25 हज़ार रुपये आराम से कहीं ना कहीं पे छोटी मोटी चीज़ों Yes. में खर्च कर देते होंगे, जो अब वो माइंडफुली इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो बच्चों के गोल्स अचीव हो जाए। हो, और Life वो में जो बड़ा खर्चा आ रहा है वो मम्मी पापा के रिटायरमेंट के वक्त उनको हेडेक ना दे। बिल्कुल आई बिल्कुल। थिंक दैट्स वंडरफुल। एंड नाउ अब जब मम्मी पापा दोनों पर्टिकुलरली जैसे वर्किंग होते हैं, उनको उनके रिटायरमेंट के लिए प्लान करना हो, तो वो डू यू थिंक कि उनको कितना पैसा बचाना चाहिए उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, या किस तरीके से होता है? बिकॉज मैं एक नॉर्मल ऐसे मम्मी पापा जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी के नहीं है। नाम पे कुछ भी नहीं है, वो मेरे जैसे हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए भी हमने एक देखिए ऑल ऑफ दिस आपको सबसे पहले कैलकुलेटर्स यूज करने हैं। ओके, हमने भी एक कैलकुलेटर बनाया इसी का पर्पस के लिए कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो कैसे होना है। कैसे? ओके, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि आज एक कपल है जिसका बच्चा 7-8 साल का, आपने बताया जैसे आपके जो क्लाइंट मेजरली क्लाइंट्स होते हैं, वो सेम। तो इन दैट केस हमने ये देख लिया कि उनको 20 साल बाद अपने बच्चे की शादी करनी है। हमने देख लिया, मल्टीपल गोल्स देख लिए उनके। 10 साल पे ग्रेजुएशन, 15 साल पे पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब 14-15 साल पे पोस्ट ग्रेजुएशन, और एक 18-19 साल बाद उनकी शादी। अब उनकी शादी करने के बाद हम मानते हैं 3-4 साल बाद वो रिटायर होना चाहते हैं, तो यानी कि उनका रिटायरमेंट गोल है 22 से 23 साल का। तो 22 से 23 साल का है, तो मोटा मोटी आज वो होंगे करीबन, उनकी उम्र होगी 35। ठीक है, आज हम मानते हैं कि उनका जो मंथली खर्चा है सारा कुछ जोड़ जाड़ के, जिसमें हम बच्चों की फीस नहीं लेंगे, क्योंकि वो खत्म हो जाएगी तब। बराबर। घर की EMI नहीं लेंगे अगर वो चल रही होगी तो, उसको भी लेंगे। कार की EMI नहीं लेंगे क्योंकि वो सब खत्म हो जाएंगी, 23 साल में सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ बचेगा उनका फिर से घर का खर्चा, कि भाई वही दाल चावल आटा रोटी ये सब रहेगा। हाँ, तो आज अगर हम मानते हैं कि एक कपल का जो 30 के आसपास है, 35 के आसपास है, ऐसे कपल का अगर एक ठीक ठाक शहर में वो काम कर रहे हैं, तो बेसिक खर्चा सब मिला मिलू के मेरे को लगता है 30,000 to 40,000 के बीच में होगा। तो 40 पकड़ लेते हैं, थोड़ा हायर साइड पे पकड़ लेते हैं। और जैसे मैंने कहा, आज उनकी उम्र है 33 है फॉर एग्जांपल, या 35 है फॉर एग्जांपल, और वो 60 की एज में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल देयर गोल्स। तो उनके पास 25 साल है रिटायर होने को। मैं ये मानता हूं कि इस दौरान जो मार्केट में इन्फ्लेशन है वो करीबन 6% के आसपास रहेगी, जो भी उसको भी कैलकुलेट करना है। और ऐसे लोग जो हैं वो थोड़ा लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, पिछले साल तक वो हमारे देश में टूर करते थे, अगले साल तक हो सकता है कुछ सालों में विदेश टूर करेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि 2% की लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी वो लेंगे। हर साल उनके लाइफस्टाइल में भी इन्फ्लेशन होगी, तो कुल मिला के दोनों मिला के 8% की इन्फ्लेशन उनको हिट करेगी। ठीक है, और मैं ये मानता हूं कि हमने एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर बनाया कि अब कितना पैसा चाहिए और उसके लिए कितनी SIP करनी है। हमारा एक रूल है कि एक व्यक्ति को उतना स्टेप अप करना चाहिए जितना उसका इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो। तो 6% इन्फ्लेशन है, 2% लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, यानी 8% हर साल उसको स्टेप अप करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को, तभी तो वो मीट करेगा, तभी तो मीट कर पाएगा। तो हम स्टेप अप को 8% मानते हैं। ओके, और जो वो इन्वेस्ट कर रहा है हम उस पर 12% का रिटर्न मानते हैं। राइट। तो परीक्षित जी, स्टेप अप माने सिंपल व्यक्ति के लिए उतना पैसा एवरी ईयर उसको इंक्रीज करना है। तो 10,000 रुपए स्टार्ट किया, 12 महीने 10,000 डाला, फिर 8% बढ़ाया, यानी 10,800 डालना है। पर अगली बार 10,800 पे 800 नहीं जोड़ना है, तो 10,800 का 8%, तो वो 11,632 रुपए हो सकता है, समथिंग लाइक दैट होगा। ठीक है, कंपाउंडिंग होगी, उधर भी कंपाउंडिंग हो जाएगी। तो अब परीक्षित जी देखिए, मैं आपको दिखाता हूं बढ़िया ये कि इसमें आज जो उनका खर्चा है वो 4,80,000 है। 25 साल बाद वही खर्चा उनका 32,87,000 रुपए साल का होगा। 25 साल बाद, ठीक है, मतलब यानी 2.5 लाख रुपए महीना होगा। और आप सोच सकते हैं कि हाँ, हो सकता है उस टाइम पे, नहीं हुआ तो अपना नसीब है, बट अगर अपने को फैक्टर ये पकड़ना है, वो होगा ही होगा। ठीक है, और इसको अचीव कर ये उस दिन वो निकाल पाए पैसा हर साल, इसलिए उनके पास 8,21,00,000 रुपए का कॉर्पस होना चाहिए, तब वो कंफर्टेबल होंगे। और आई थिंक ज्यादातर मम्मी पापा, मुझे लगता है इतना होना चाहिए, उसका प्लानिंग उनको पहले नंबर ही नहीं पता ही नहीं है। अब ये अचीव करना क्या बहुत मुश्किल है, मैं आपको दिखाता हूं। मात्र 22,000 रुपए की SIP के साथ, मात्र 22,000 रुपए की SIP के साथ, और उसको हर साल 8% बढ़ा के आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। मैंने ऐसा लगता है मैजिशियन हो। अब आप सोचिए, 27,000 बच्चों के लिए हो गया, 22,000 आपके लिए हो गया, तो 50,000 की SIP। अब एक व्यक्ति जो 40,000 रुपए खर्च कर रहा है, 40,000 खर्च कर रहा है, तो वो 40-50,000 रुपए की SIP कर सकता है
1 लाख रुपए की उसकी इनकम होनी चाहिए, नहीं तो वो 40,000 रुपए खर्च भी कैसे कर रहा है? वो 40,000 बेसिक के लिए खर्च कर ही नहीं सकता। तो ये खर्च तो हमारी इनकम के हिसाब से ही होगा ना। बराबर। तो मैं ये मानता हूं कि जो 40,000 खर्च कर रहा है जिसमें उसके बच्चों की फीस नहीं आई, ये सब नहीं आया, तो यानी कि एक बहुत बड़ा खर्चा है। मैं आज अपना खर्चा कैलकुलेट करता हूं तो बच्चे की फीस के साथ, फीस के बिना और ये सब करके हमारा खर्चा मुश्किल से 50,000 ही होता है। ओके। अगर मैं रेंट हटा दूं और बच्चों की फीस फीस हटा दूं तो मेरे पास तो 40-50,000 से ऊपर का खर्चा ही नहीं हमारा। बराबर बराबर बराबर। तो ये आप समझिए कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ उतना पैसा चाहिए जिससे आपका घर चल सके। तो ये नंबर इतना अग्रेसिव होने के बावजूद भी आपको सिर्फ 22,000 रुपए में ये गोल अचीव होता है। सो आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर वॉरेन बफेट की या किसी की बात थी कि ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं फिर खर्च करते हैं, उसमें से जो बचता है उसको सेव निवेश करते हैं। राइट, आई थिंक उन्होंने ही कहा था। यस, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। बट लाइक आई थिंक मुझे लगता है नाउ फिर जो उन्होंने कहा था कि पहले सेविंग और फिर एक्सपेंस का इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस होना चाहिए। देखिए हमारी कंपनी का नाम है प्रॉफिट्स फर्स्ट। पहले अपने आप को प्रॉफिट दो, पहले अपने आप का निवेश कर दो, बाद में खर्चा करेंगे। देखिए खर्चा तो अनलिमिटेड हो सकता है ना, खर्चे की तो कोई सीमा है नहीं, कोई नहीं है। तो आप सीमा कैसे डालोगे? नियंत्रण करके। तो नियंत्रण आपने पहले दिन उसको बाहर कर दिया अपनी नजर से, आपने निवेश कर दिया। तो निवेश कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देन यू आर सॉर्टेड। वंडरफुल। और ये वैसा पैसा है जो लोगों को दिखने वाला नहीं है, और ये किसी को दिखेगा नहीं। अचानक से एक दिन बंदा बोलेगा यार तू बड़ा लक्की था। अरे वाह यार तेरे पास 7-8 करोड़ रुपए हो गए, तू बड़ा लक्की था यार। अरे काहे का लक्की था, 25 साल से निवेश तो कर रहा हूं। निवेश कर रहे हैं। आई वाज डिसिप्लिन्ड नॉट लक्की। लक ऑल्सो कम्स टू डिसिप्लिन पीपल ना। 100%। तो अगर आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखोगे, आप अपना महीना एसआईपी कर रहे हो, इन्वेस्ट करे जा रहे हो, तो लक आएगा आपके पास, क्यों नहीं आएगा? और आई थिंक मुझे लगता है मम्मी पापा कोई भी यदि अच्छे से प्लान करें, जिनको ऐसी अच्छी लाइफ जीनी है प्लस रिटायरमेंट भी उनको एकदम अच्छे से जीना है, तो उनके लिए मंथली 50,000 रुपया सेव करना वो बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके 4 मेजर गोल अचीव हो जाएंगे। उनका रिटायरमेंट हो सकता है, बच्चे का मैरिज हो गया, एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, सारी चीजें उनके हो। अब मुझे अच्छा, अब एक हम और चीज समझते हैं कि अगर एक व्यक्ति 60 तक काम करता है तो क्या वो सिर्फ 7-8% से अपनी इनकम बढ़ा पाएगा? उसकी इनकम तो हो सकता है 12-15, कभी उसको नया जॉब लगेगा, कभी उसको 30% भी हाइक मिलेगा, कभी उसको लाइफ में बोनस भी मिलेगा, कभी उसको कुछ और मिल जाएगा, साइड इनकम, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मैंने वो सब फैक्टर नहीं किया। दैट ऑल इज नॉट फैक्टर्ड हियर। राइट। ये प्लेन वनीला बेसिक लाइफ को हमने फैक्टर किया। तो एंड ऑफ द डे आप जितना अपने आप को डेट से दूर रखेंगे, लॉजिकली और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करेंगे, आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। अब देखिए हम भगवान नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि आपके पास उस दिन 8 करोड़ 35 लाख ही हो सकता है 7.5 हो, पर वो भी क्या खोटा है? बराबर है ना? हो सकता है कि 9.5 बराबर। कि हम भगवान दूसरी साइड पे भी तो नहीं है। अगर उनको छप्पर फाड़ के आपको देना हुआ तो हम कौन रोकने वाले होते हैं? पर एक अजम्पशन बेसिस पे हम कहते हैं मोटा मोटी आपके पास होगा, अजम्पशन बेसिस पे ही आपके पास होना चाहिए। वंडरफुल, एक्सीलेंट। मुझे लगता है मम्मी पापा का जो सबसे बड़ा मेजर जो हेडेक होता है वो आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया है। वंडरफुल। मे बी नाउ मम्मी पापा का प्लानिंग हो गया, बच्चे का हुआ, अभी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आज जो कपल जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं वो कोई 2 या 3 मिस्टेक कर रहे हैं जो यदि ऐसा बचाना चाहते हैं तो उनको पहले रोकनी पड़ेगी, तो ही वो पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर पाएंगे? वैसे 2 या 3 मिस्टेक। देखिए सबसे पहला है कि अपने एक्सपेंसेस का ना पता होना, बजटिंग ना करना, अपने खर्चों के बारे में ना पता होना। ओके। आपको अपने कॉन्शियसली एक्सपेंसेस पता होने चाहिए। इस बात का आप प्राइड नहीं ले सकते हो मेरे को तो पता ही नहीं मैं क्या खर्चा कर रहा हूँ। यू कैंट बी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट इट। आपको यू शुड बी शेमफुल अबाउट इट कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपके खर्चे कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, ओके। मतलब मेरे हिसाब से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे गूगल मैप्स में करंट लोकेशन आएगा तभी डिजायर्ड लोकेशन तक गाड़ी का आपको रास्ता पता चलेगा। ठीक है, तो पहले करंट लोकेशन तो पता करो आपका कि आपकी स्थिति क्या है, वेयर आर यू टुडे, डू यू नीड एन इम्प्रूवमेंट। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारी क्लास में हमने ये किया कि रिसेंटली हम सब बच्चों से ना उनका एक इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी शीट भरवाते हैं। इसमें ना लोगों को खतरनाक लेवल का रियलाइजेशन होता है। कुछ लोगों को रियलाइजेशन होता है कि अरे यार मेरे पास तो ऑलरेडी अच्छा खासा एसेट पड़ा हुआ है, मैं तो बेकार में स्ट्रेस ले रहा था।
किसी को रियलाइज होता है यार उधार बहुत ज्यादा हो गया है, हमारे पास तो उतने एसेट्स ही नहीं है, नहीं है। नेगेटिव वर्किंग नेगेटिव कैपिटल पे चल रहे, चलो भाई फटाफट भरो लोन को। किसी को रियलाइज होता है अरे मैं यूपीआई पे 15,000 रुपए का महीने का खर्चा कर रहा हूं और मुझे पता ही नहीं चल रहा पैसा कहां जा रहा है। अलग अलग तरीके रियलाइजेशन। आई थिंक मैक्सिमम लोग वैसे हैं कि जिनके पास पैसा कहाँ पे जा रहा है दे डोंट नो, उनको होश नहीं, मदहोशी चल रही है। राइट 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 राइट। दे हैव नो काउंट। एंड एक कहावत है हमारे फाइनेंस में कि व्हाट यू कांट मेजर यू कांट इंप्रूव। जो चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उसको आप इंप्रूव। इनफैक्ट इन लाइफ Everywhere. वेट लॉस और कोई भी जगह पर every journey. यस यस राइट आपको नंबर्स चाहिए, चाहिए। you need numbers, you need that you need that data and awareness कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जब आप फर्स्ट लेवल पे अपनी इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी शीट भरते हो तब आपको रियलाइजेशन होता है कि आप कहाँ हो। कुछ सिचुएशन में हो सकता है आप बहुत अच्छी जगह पे हो, अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं था पर आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया था, सेव किया था, उधार ज्यादा नहीं लेते आप, आपका हाथ आप पकड़ के चलते हो, तो हो सकता है आप अच्छी जगह पे होगे। मैं ये नहीं कर रहा सब खराब होंगे, पर हो सकता है आप खराब लोकेशन पे भी हो। तो आपको उस शिट से बाहर आना है। अब शिट से बाहर आना है तो उसको प्लान करना है। हर शिट से बाहर आया जा सकता है। फाइनेंस में ये जादू है, हर शिट से आप बाहर आ सकते हो, बट प्लान करना पड़ता है, ऐसे नहीं आ पाओगे। राइट राइट। मतलब वो कहते हैं ना यू कैन इंप्रूव योर लाइफ इन 3 months, यू कैन इंप्रूव योर फाइनेंसेस इन 6 months। 6 महीने में आपकी पूरी फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाती है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो आप। जैसे हेल्थ के बारे में कहा जाता है, सबके बारे में कहा जाता है कि 3 महीने सिंसियर हो जाओ तो आप यू आर देयर, खत्म हो गया। आप अपना आपका लेवल 1 जो आपको गोल है वो अचीव हो जाएगा। राइट। सो एक हो गया कि जहां पर उनको उनके एक्सपेंसेस पता नहीं है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, हाँ मतलब चारों चीजें, वो चार उनकी करंट लोकेशन, करंट सिचुएशन उनको पता नहीं। सेकंड है कि उनको ये नहीं पता कि उनको पैसा क्यों चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। जैसे आपने बड़ी अच्छे से मेरे साथ क्यूरेट किया कि संजय भाई एक 7 साल का बच्चा है, उसकी ग्रेजुएशन है, 10 साल बाद पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए। तो हमने क्या डिसाइड किया, व्हाई, व्हेन, हाउ मच। क्यों पैसा चाहिए, अंडरग्रेड, व्हेन 10 साल बाद, हाउ मच 25 लाख। जब आप इतना क्लियरली गोल को डिफाइन करते हो तो करंट लोकेशन से गोल तक का रास्ता अच्छे से बनता है, क्लियर पाथ मिलता है। अभी हम पीछे ऑफ द स्क्रीन क्लैरिटी की बातें कर रहे थे, बराबर राइट। दिस इज क्लैरिटी। इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या चाहिए आपको? बराबर। गूगल मैप में अगर आप यहां खड़े हो जाओ और बोलो मुझे जाना है, तो गूगल मैप आपको रास्ता नहीं दिखा पाएगा, आपको डेस्टिनेशन डालनी पड़ेगी। और अगर गूगल मैप में आप डेस्टिनेशन डाल दो और करंट लोकेशन ऑफ कर दो, फिर भी वो नहीं बता पाएगा कहां कैसे जाना है। आई थिंक दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। वेयर एम आई, वेयर आई नीड टू गो, एंड देन हाउ विल आई गो अबाउट इट। लोग फोकस क्या करते हैं, हाउ विल आई गो अबाउट इट से स्टार्ट हो जाते हैं। अरे मैं काम करता हूँ, ये फ्लेक्सी कैप में पैसा डाल देता हूँ, अरे मैं काम करता हूँ क्रिप्टो में पैसा डाल देता हूँ, गोल्ड कैसा चलेगा, गोल्ड कैसा चलेगा। ढेर सारे लोग जो काइंड ऑफ यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या फिर नंबर 2 कोई टेलीग्राम की चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वैसा सोचते हैं कि बस अब तो अंधाधुंध पैसा मैं छाप लूंगा। आउट ऑफ ग्रीड आई थिंक वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट आउट ऑफ प्लानिंग। बिल्कुल। तो यही है ना कि अच्छा क्या है वर्सेस सही क्या है। Every time you have to ask this question. क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई भी आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आप मुझे 50,000 दो, मैं आपको दिन का 5,000 बना के दूंगा। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, मजा आ जाता है। पर हम कहते हैं जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल है। अगर आपको कोई 50,000 रुपए लेके दिन का 5,000 रुपए दे सकता है तो भाई तू अपना ही पैसा बढ़ा ले, मेरे से क्यों ले रहा है? बराबर। भाई तेरे में इतनी क्षमता है तो तू मतलब मुकेश अंबानी जी धंधा क्यों कर रहे हैं, अडानी साहब धंधा क्यों कर रहे हैं, HDFC बैंक क्यों खोल के बैठा है, सरकार इतनी मेहनत क्यों कर रही है? अगर यही स्कीम सबके पास अवेलेबल है तो हम ऑटोमेटिकली 5 ट्रिलियन रातों रात पहुंच जाएंगे। फिर तो कल 5 ट्रिलियन, फिर परसों 10 ट्रिलियन, फिर परसों उसके बाद 15 ट्रिलियन पर बीट कर दो चाइना को। ये आपकी बेवकूफी है कि आप ऐसी स्कीम्स पे विश्वास करते हैं। वही जंगल में सुंदर लड़की अगर आप देखोगे तो आपको फंसाने आई है, चुड़ैल थी वो सुंदर बन के फंसाने आई है। तो बस ये ध्यान रखिएगा। सो दैट इज अनदर मिस्टेक, ग्रीड के। डोंट एक्ट आउट ऑफ ग्रीड, डोंट एक्ट आउट ऑफ ग्रीड। मैं आपको अभी एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक फ्रेंड है बहुत अच्छे, आप भी उनको जानते हैं। उनके साथ एक दिन ऐसे बात चली थी, म्यूचुअल फंड वर्सेस
इन स्टॉक्स। और वो कहा कि संजय सर आप है ना बहुत बोरिंग आदमी हो, आप म्यूचुअल फंड करते हो, कोई टिप विप बताया करो, कोई टिप विप। बोला सर हम करते ही नहीं है काम, मैं स्टॉक्स तो करता नहीं हूँ, बराबर। तो मैं हाउ कैन आई गिव यू एनी टिप ऑन दिस, मैं तो म्यूचुअल फंड बता सकता हूँ आपको कौन सा सही रहेगा आपके लिए। तो बोलते ठीक है। तो एक दिन है ना कुछ दिन बाद, 1-1.5 महीने बाद बोले यार संजय सर आपसे बात करनी। मतलब क्या हुआ? बोले यार आप सही कहते थे म्यूचुअल फंड सही है। मतलब क्या हो गया? बोलते मेरे अंकल आए, उन्होंने एक टिप दी और बोले तेरे पास जितना पैसा है तू इसमें डाल दे। तो बोलते कितना है? मैंने बोला 50 लाख है। तो बोले तू 50 लाख के म्यूचुअल फंड बेच और इस स्टॉक में डाल दे, ये देख 3 महीने में डबल हो रहा है, मेरे को पक्की खबर है। बोलते मेरे 50 लाख डाल दिए, खुद के 2 करोड़ डाल दिए और किसी फ्रेंड को उधार दिलवा के 3 करोड़ डलवा दिए। अच्छा ऐसा भी नहीं उसकी जेब का उधार डलवा के, उधार लेके 3 करोड़ डलवा दिए। वो स्टॉक अगले 1 महीने में आधा हो गया। शिट। तो 50 वाले 25 हो गए, 2 वाले 1 हो गए, और जिसने जो उधार लिया था उसका 1.5 करोड़ हो गया। उसको तो 3 चुकाना है ना, 3 चुकाना है, उधार थोड़ी कम हुआ है। आपने जो एसेट खरीदा वो कम हुआ है, वो कम। तो मैंने उनको समझाया, मैंने सर देखिए ये हो सकता था डबल भी हो जाता, अगर मैं आपकी जगह होता मैं क्या करता। आपके किसी बहुत क्लोज ने बताया, तो मैं करता कि भाई काम करते हैं 50 लाख का म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए बेचते हैं और 5 लाख रुपए लगा देते हैं। बराबर। अब 5 का डबल हो गया तो 10 हो जाएगा, चलो थोड़ा एक्स्ट्रा बन जाएगा। नहीं होगा तो 5 का आधा होगा, 2.5 रह जाएगा, तो 2.5 का नुकसान होगा। वो उतना ज्यादा हेडेक नहीं देगा। हाँ। तो ये एक और चीज लोगों को समझने की जरूरत है कि रिस्क कितने कैपिटल से लेना है। जिस तरीके से खाने में पोर्शन साइजिंग होता है, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट में पोजीशन साइजिंग होता है। उसकी कुछ इनसाइट्स, उसके कुछ इनसाइट्स या परसेंटेज वाइज आप बता। जैसे आपकी थाली में भोजन है, चावल है, दाल है, रोटी, सब्जी, अचार, सैलड, मीठा भी होता है। मीठा बराबर। क्या पूरी थाली मीठे की होती है? नहीं हो सकती। और यदि लेंगे तो शायद खा भी नहीं पाएंगे, खा लेंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, हेल्थ खराब हो। पूरा चावल होता है तो नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं। पूरा दाल होता है नहीं होता है, पूरा सब्जी होता है नहीं होता है, मिक्स होता है, रायता भी होता है, सब कुछ होता है। तो आपको आहार भी मिलता है और टेस्ट को मजा भी मिलता है, जबान को एक टेस्ट भी मिलता है, ठीक है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट है, आपको राइट पोजीशन साइजिंग करनी है। आपको म्यूचुअल फंड्स में डालना है, लार्ज कैप में डालना है, मिड कैप में डालना है, स्मॉल कैप में डालना है, गोल्ड में डालना है, ओके, सिल्वर में भी डालना है, ठीक है। अभी गोल्ड के भाव बहुत ही ज्यादा, सिल्वर बहुत ज्यादा, तो भी डाल सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए उसका स्वभाव। सिल्वर जो है वो अचार की तरह है, ज्यादा नहीं ले सकते। गोल्ड जो है गद्दे की तरह है, जब भी कुछ गड़बड़ होगी तो आप गोल्ड पे गिरोगे, गोल्ड आपको बचाएगा। क्रिप्टो जो है वो गुलाब जामुन की तरह है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मीठा लग जाएगा। अभी तो बहुत ज्यादा आई थिंक गिरा भी 1 ट्रिलियन आई थिंक। हाँ एक तो, बट आप मेरी बात देखें, अगर मैं आपको अपना क्रिप्टो का पोर्टफोलियो दिखाऊं, वो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि हम एसआईपी करते हैं। लोग ट्रेड कर रहे हैं, हम एसआईपी करते हैं, हम तो उसमें भी एसआईपी कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम है? देखिए वॉलेटिलिटी को तोड़ने का एक ही तरीका है, महंगा भी खरीदो सस्ता भी खरीदो, महंगा भी खरीदो सस्ता भी खरीदो, which is SIP. But I think continuous डिसिप्लिन के साथ खरीदो। वंडरफुल। वो एसेट का नेचर है, स्वभाव है, आपको एसेट के स्वभाव को समझना है। चांदी एक वॉलेटाइल एसेट है, तो इसको 2 साल के होराइजन के लिए मत खरीदो। अगर आपका गोल 2 साल बाद है, अगर आपके वही बच्चे की पढ़ाई का गोल 2 साल बाद है, तो आप चांदी नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो आधी हो गई, हाँ, तो आपका बाजा बज जाएगा। हाँ, अभी मैं आपको इसका भी एक इंस्टेंस सुनाता हूँ। सितंबर 2024 में एक व्यक्ति बाद में हमारे पास आया, बहुत बाद में आया, तो बहुत डांट पड़ी उनको मेरे से। उन्होंने उनको अपनी बेटी की फीस देनी थी अगस्त या जुलाई 2025 में। 2024 सितंबर में उनके पास पैसे थे 15 लाख रुपए, और उनको अपनी डॉटर की फीस भरनी थी जुलाई या अगस्त 2025 में, जहां भी वो एडमिशन लेने वाली थी। उन्होंने सोचा मेरे पास 15 लाख रुपए पड़े हैं, ये सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने ना पिछले 1 साल में 30% रिटर्न दिया है, तो मैं काम करता हूं, ये 15 लाख रुपए उठा के स्मॉल कैप फंड में डाल देता हूं। ठीक है आई थिंक आउट ऑफ ग्रिड, हाँ, कि भाई अगले साल जब तक टाइम आएगा 30% मिल जाएगा, मोटा मोटी 4-5 लाख रुपए मेरे पास आ जाएंगे, तो बेटी की फीस भी भर दूंगा, 4-5 लाख फ्री के आ जाएंगे। ठीक है जी, उन्होंने डाल दिए। उसके बाद मार्केट हो गई क्रैश, ठीक है, स्मॉल कैप गिर गया 25%, राइट।
अब जब जुलाई अगस्त में टाइम आया फीस भरने का तो वो 15 लाख रह गए 12 लाख। अब फीस तो भरनी है, उसमें तो कोई रियायत नहीं है। तो भाई 12 लाख वहां से निकाला पहले स्मॉल कैप फंड से, 3 लाख का नुकसान बेयर किया और 3 लाख रुपए कहीं और से जमा करके भरे। क्या फायदा हुआ आपको? आपको 1 साल बाद पैसा चाहिए तो क्यों रिस्क ले रहे हो? बराबर, शांति से एफडी में डाल दो, 6% कमाओ, बराबर, दैट्स इट। बराबर, पर वो पैसा सेफ है क्योंकि आपको चाहिए सेफ्टी के लिए ना। बराबर। स्वभाव, एसेट का स्वभाव जानो। स्मॉल कैप की इन्वेस्टमेंट 5-6 साल से नीचे नहीं की जाती। अगर आपका होराइजन 5-6 साल का तो स्मॉल कैप करो, तो फिर अकॉर्डिंगली प्लान करें, राइट। और उसमें भी पूरी थाली स्मॉल कैप की नहीं होती, 20% स्मॉल कैप होता है। ओके, अगर आप 20 साल के लिए निवेश कर रहे हो तो आप 30-35-40% भी स्मॉल कैप कर सकते हो, क्योंकि आपको समय ज्यादा मिल गया। जो चीज वॉलेटाइल है उसको आपको समय बहुत देना पड़ेगा। आपको वो अच्छा रिटर्न्स देगी पर समय के साथ देगी। ओके। क्रिप्टो वॉलेटाइल बहुत है, समय दे दो 10-15 साल, देखो क्या रिटर्न देता है। सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है, समय दे दो 10-15 साल। क्रिप्टो लीगल होने के चांसेस? देखिए क्रिप्टो इलीगल नहीं है, उस पर रोक नहीं है। सरकार कह रही है तुम खरीद लो, बेचोगे तो मुझे 30% टैक्स दे देना, तो दे देना। जब बेचोगे तो देना है, अभी थोड़ी देना है। बराबर। हम तो ऐसा भी कर, हम तो 10 साल बाद देखेंगे, 10 साल तक हो सकता है ठीक कर ले, और बोल दिया कि नहीं भाई नहीं रख सकता भारतीय क्रिप्टो, तो हम बेच देंगे, खत्म करेंगे, और क्या करेंगे। पर आज मैं एसेट में तो देखिए एसेट क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा हूं मैं, और मैं बहुत छोटे अमाउंट से कर रहा हूं, 1% से भी नहीं कर रहा। मैंने वेरी वेरी सेफ आपकी सर देखिए, पोजीशन साइजिंग से ही आपकी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस आती है। आप सब करो, मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करता, पर पहले नेचर ऑफ द एसेट को समझना है, अपना गोल समझना बहुत जरूरी है, और उसके हिसाब से निवेश करना बहुत जरूरी है। बस इतना ही रिक्वेस्ट है सबसे। तो आपके हिसाब से सपोज 100% पैसा है सेविंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको कितने परसेंटेज वाइज हमें रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के? 20-25 साल? अगर 20-25 साल है ना, तो आप इसमें सिर्फ 5-10% के आसपास आप इसमें गोल्ड रखो, 90% आप हाई रिस्क एसेट्स पे जा सकते हो। जैसे आप फ्लेक्सी कैप फंड्स पे जाइए, फ्लेक्सी कैप फंड में मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, तो आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर आप जैसे कर सकते हैं मोमेंटम फंड्स में जा सकते हैं। मोमेंटम एक स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टिंग की, पर अगर आप तभी जाइए जब आपका होराइजन ही 10 साल से ऊपर है, तभी वो आपको अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल होता है। राइट। तो जब मुझे कोई बोलता है ना मेरा 20 साल से बड़ा होराइजन है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि वही व्यक्ति पैसा कमा पाएगा जो थोड़ी वॉलेटिलिटी झेल सकता है। देखो थोड़ा तो आपको लाल झेलने की हिम्मत होनी चाहिए। और आप सच बोलो आके हमसे कि आपको कितना लाल झेलना है। कुछ लोग आएंगे, संजय सर आप चिंता मत करो, बनाओ ना पोर्टफोलियो। मतलब भैया ये वाला पोर्टफोलियो 20% नीचे जा सकता है, आपने 1 करोड़ डाला है, 80 लाख हो जाएगा। हाँ। देखना पड़ेगा एक बार 80 लाख शक्ल जिंदगी में। हाँ। देख पाओगे? अरे सर 70 देख लेंगे, चिंता क्या है। तो पता चला 95 लाख आए तो पहला अरे सर 5 लाख रुपए नीचे हो गया सर, क्या करूं क्या। बराबर। तो आपको स्वभाव समझ लो, अपना स्वभाव समझ लो, एसेट का स्वभाव समझ लो, और उसके हिसाब से पोर्टफोलियो को डिजाइन करना चाहिए। तो बस सिंपल एक रूल दूंगा, जितना आपके पास ज्यादा समय है निवेश करने के लिए, उतना आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। वंडरफुल। ओके। उतना पोर्शन साइजिंग में आप रिस्क को बढ़ा सकते हैं। आपको सिल्वर डालना है, इंटरनेशनल एसेट्स डालना है, और इसमें ना थोड़ा पोर्टफोलियो के साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मुझे बोलो संजय कि एक कोई 20,000 की एसआईपी कर रहा है, तो उसमें हम बहुत कुछ डाल ही नहीं सकते। 20,000 बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है। राइट। ठीक है। अब कोई बंदा आता है मैं 2 लाख रुपए की एसआईपी करना चाहता हूँ, तो उसका पोर्टफोलियो बहुत अलग तरीके से, वैरायटी हम ज्यादा दे सकते हैं, कर सकते हैं। वो आती है ना थालियों के भी साइज आते हैं ना, महाराजा भोग। और कोई बंदा आता है बोला सर 20 लाख रुपए महीने की एसआईपी करनी है, तो उसकी थाली बहुत अलग तरीके से बनती है। तो इस पे भी बड़ा निर्भर करता है कि आप कितना पैसा डाल सकते हो, क्या क्षमता है आपकी डालने की। अब आप बोलो मैं 10,000 20,000 की एसआईपी करूंगा, तो बहुत सारी चीजें मैं ले ही नहीं सकता। मैं क्यों आपको इंटरनेशनल एसेट दूं, मैं क्यों आपको नैस्डैक 100 दूं, क्यों महक टेक दूं। तो मैं ज्यादातर स्टिक करूंगा कि भाई आप फ्लेक्सी कैप पे रहिए, मल्टी कैप पे रहिए, मोमेंटम ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए। मैं तो क्रिप्टो भी नहीं ऐड कराऊंगा। पर कोई 1 लाख के साथ आएगा तो मैं चाहूंगा कि वो 5,000 10,000 रुपए क्रिप्टो पे डाले। कोई 2 लाख 3 लाख के साथ आएगा तो मैं कहूंगा उसको कि 10% हम इंटरनेशनल डालते हैं तुम्हारा पैसा। कोई 20 लाख के साथ आएगा तो हम बोलेंगे उसको कि यार AIF करते हैं 1 करोड़ रुपए का अलग से। तो हर इन्वेस्टर के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मतलब इट इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल। पर आई थिंक मुझे लगता है जो आपका मैसेज है, कुछ भी हो जाए, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट, पर एक जगह पर नहीं डालना है। हाँ, थोड़ा डाइवर्सिफाई करना आउट ऑफ ग्रीड हमें नहीं डालना है। आउट ऑफ ग्रीड दो चीज मुझे लगता है आपका कोर मैसेज है। ग्रीड तो आपको रखनी ही नहीं है।
देखिए वॉरेन बफेट का एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, अगर आपको रिश्ते लंबे निभाने हैं तो अपेक्षाएं कम करनी पड़ेंगी। बस आप मत अपेक्षा करो कि आपको 20-22-25% रिटर्न बनेगा। मैंने आपको 19.8% के रिटर्न का जादू बताया है, जो 700 करोड़ समथिंग 794 करोड़ 794 करोड़ 7,20,000 बन गए 794 करोड़। क्यों? क्योंकि आप शांति से चुपचाप बैठे रहे। इस बीच में यूएस की रिसेशन आ गई, दसियों रिसेशन आ गई, दसियों जो मार्केट काफी ऊपर plus चली and गई, minus नीचे है। चली गई, कंपनियां जिंदा हो गई, बर्बाद हो गई, मर गई, खड़ी हो गई, फॉर्च्यून 500 का पूरा कॉम्पोजिशन बदल गया, सब कुछ हो चुका है 60 साल में। फिर भी आपके 7,20,794 करोड़ बन गए यार। मैंने वो कर्म करे या फल की अपेक्षा मत। अच्छा, इसमें मैं ये आपको वाला- बढ़िया रिसर्च बताता हूँ। हाँ, एक हाँ। रिसर्च की गई कि यूएसए में सबसे अच्छे रिटर्न्स किसने कमाए, तो सबने सोचा हेज फंड मैनेजर होगा जो फंड्स मैनेज करते हैं। नहीं, नर्स ने कमाए। कैसे? क्योंकि वो रात को काम करती थी, दिन में सो जाती थी, उनको याद ही नहीं होता था कि उन्होंने पैसा डाला है। उनको याद ही 30-40 साल बाद आया जब जॉब छूटा, तो देखा, बोला अरे भाई यार पैसे बन गए। पैसे पैसिव इन्वेस्टमेंट में हाँ पैसिव हो जाओ आई थिंक मुझे लगता है पैसे डालो और भूल जाओ। बस। हाँ, हाँ जिस जगह डाल रहे हो वो आपके स्वभाव से हाँ और आपके गोल से मैच करनी चाहिए बस मैच इतना करनी होना चाहिए। चाहिए। वही मैंने कहा ना कि अगर आपको 1 साल के लिए पैसे डालने हैं और आपने सिल्वर में डाल दिया या क्रिप्टो में डाल दिया या स्मॉल कैप में डाल दिया या मिड कैप में डाल दिया, तो नहीं करना है। नहीं, हाँ। 1 साल का पैसा है, एफडी में डालो, बॉन्ड फंड में डाल दो, Right. इस तरह के फंड में डालो, क्योंकि आपको 1 साल बाद चाहिए ना, गारंटी पैसा चाहिए आपको। बच्ची की पढ़ाई का पैसा था यार, कैसे तो मस्ती कर सकते थे तुम? नहीं कर सकते। बहुत झाड़ खाई उन्होंने मेरे से, अपनी डॉटर के सामने ही खाई। राइट मतलब ये कैसे कर दिया तुमने यार? राइट राइट। नहीं, मैंने सोचा 3 लाख ज्यादा आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो अभी डालने क्यों पड़े, सोचना है? डालने पड़े। राइट राइट राइट। सो नाउ हमने आई थिंक मुझे लगता है हमने ढेर सारी चीज़ों के ऊपर बात करी हुई है, पर इसमें और एक चीज़ जो मुझे लगता है शायद हर मम्मी पापा के मन में अभी ये लेवल पे प्रश्न होगा जो अभी तक पॉडकास्ट पर रुके हुए हैं, कि सपोज हमने सेविंग किया, फ्यूचर का प्लानिंग किया, बच्चों का एजुकेशन, शादी, सब कुछ हमने मल्टीपल एसेट्स में पैसा भी डाला। यदि हम स्पेसिफिकली व्हील के बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि काफ़ी आई थिंक 50,000 करोड़ या समथिंग LIC के अंदर ऐसी पॉलिसीज है जो पक चुके हैं बट कोई उसको लेने के लिए नहीं आया है। बहुत बड़ा नंबर है वो। आई थिंक उससे भी कई गुना बड़ा। ढेर सारे बैंक अकाउंट 3 लाख करोड़ है टोटल नंबर। 3 लाख करोड़ समथिंग बैंक अकाउंट ऐसे ढेर सारे हैं कि जिसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं बट समहाउ कोई उसको लेने के लिए नहीं आया। तो नाउ अभी मम्मी पापा को अपने व्हील को लेकर या जो एसेट या जो पैसे बचाए हुए हैं उसको लेकर ऐसी कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो मेहनत से बचाया हुआ पैसा वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास हो या फिर वो अच्छे काम के लिए यूज हो। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया परीक्षित भाई। देखिए, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अपने बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं, बच्चों के लिए बचाते हैं, पर बच्चों को बताते नहीं है। बच्चों के लिए बचाते हैं, बताते नहीं, पर बच्चों को बताते नहीं है। हाँ, और फिर जिंदगी बड़ी अनसर्टन है, कभी कुछ हो गया तो ना वाइफ को पता होता है ना बच्चों को पता होता है, तो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। फिर ऐसे मैंने परिवार देखे 4-4 साल स्ट्रगल कर रहे हैं बैंक से पैसा बाहर निकलवाने को, पैन कार्ड से चेक कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल होता है। इसका बहुत ईजी सोल्यूशन है, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं, मात्र 1 दिन का काम है। ओके, 1 ही दिन का काम है। सबसे पहले जितने आपके अकाउंट्स हैं उसमें आप अपने नॉमिनीज को अटैच कर दीजिए, ठीक है। सेकंड, नॉमिनी जैसे आपके बच्चे हो गए, वाइफ हो गए, स्पाउस हो गए। आज के दिन मजेदार बात है, आप उसमें परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरे जाने के बाद 50% मेरी वाइफ, 25% मेरा बड़ा बेटा, 25% मेरा छोटी बेटी। वाह। या फिर आप कह सकते हो कि नहीं 20% मेरी वाइफ, बड़ा बेटा, छोटी बेटी, भाई का बेटा, भाई की बेटी, सबको नॉमिनी बना सकते हो। वंडरफुल। आई थिंक ऐसे 10 नॉमिनी बना सकते हो। ये मैं अवेयर नहीं था ये चीज को। 10 नॉमिनी बना सकते हो विद परसेंटेज एलोकेशन। परसेंटेज, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप इमीडिएटली करिए। हर फोलियो में, हर म्यूचुअल फंड में, हर इंश्योरेंस में इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करना है। सेकंड, एक एक्सेल शीट बनाइए, बैठिए शांति से। हर आपका बैंक अकाउंट, उसका नंबर, उसका कोड, उसका पासवर्ड इफ पॉसिबल, यूनिक आईडी कोड, कॉन्सेप्ट किस चीज के साथ अटैच्ड है, उसका वेबसाइट का लिंक, एक ऐसा गूगल शीट बना लीजिए, ठीक है। और उसको एक पासवर्ड प्रोटेक्ट करके अपने बच्चों को एक्सेस दे दीजिए या अपनी वाइफ को एक्सेस दे दीजिए, और हर महीने उसको अपडेट कीजिए, ठीक है। तीसरा, एक विल बना लीजिए कि मेरे जो भी एसेट्स हैं वो उसकी मैं विल बना रहा हूं, एंड दीज एसेट्स आर स्टैंडिंग एज ऑन टुडे। और उस विल को हर 6 महीने में, 12 महीने में सिर्फ एनेक्शर को अपडेट कर लीजिए। राइट। एक एनेक्शर बोल दीजिए कि ये एनेक्शर है मेरे एसेट्स का, ठीक है।
तो एनेक्शर को आप हर 6 महीने 12 महीने में एड ऑन डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 12 महीने के अंदर और SIP कर ली, आपने एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, आपने गोल्ड खरीद लिया, जो भी ऐड कर रहे हो वो हर साल एक एनेक्शर बदलते रहिए, बस ठीक है। उतने से काम हो गया, एक दिन का काम है। मेरे पापा ने किया, मेरी मम्मी ने किया, हमें पूरा इन्फॉर्म किया, बताया कौन सी पॉलिसी कहाँ है, कौन सा खाता है, कौन से खाते कौन से बैंक में है, पोस्ट ऑफिस का खाता कहाँ पे है, सब बताया हमारे को। वी हैव अ कंप्लीट लिस्ट। वाओ वाओ। सो बी माइंडफुल, इट्स जस्ट बीइंग अबाउट माइंडफुल। एक अच्छे लॉयर की सपोर्ट ले लीजिए, एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सपोर्ट ले लीजिए। और आई थिंक वो हर एक व्यक्ति के आजू बाजू कोई ना कोई होता ही है। नहीं, आपके रिटर्न्स तो कोई फाइल कर ही रहा है, बट ज्यादातर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं होती, अवेयरनेस नहीं है, और डर होता है कि मेरी एसेट्स के बारे में लोगों को पता चल जाएगा। हाँ। ज्यादा डर ये है कि आपके जाने के बाद एसेट्स का नहीं पता चला, तो वो ज्यादा बड़ा डर है। आपके रहते हुए एसेट्स का पता चल गया, ये उतना बड़ा डर नहीं है। आपके जाने के बाद एसेट्स का नहीं पता चला, आपके परिवार को बहुत परेशानी हो गई। तो जिनके लिए आपने जिंदगी भर किया, वो आपके जाने के बाद आपको कोसे यार पापा पता के नहीं गए यार, तो ये तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक फाइनेंस को लेकर मुझे लगता है पेरेंट्स के दिमाग में जो जो भी चीज़ें हो सकती थी वो सारी की सारी चीज़ें आपने कवर करी हुई है। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच परीक्षित भाई। एंड नाउ हम यहाँ से अब उसको थोड़ा सा रैपिड फायर की ओर हम आगे बढ़े कि सपोज संजय भाई आप यदि फाइनेंस के फील्ड में नहीं होते तो और कुछ करियर के बारे में आपने सोचा हुआ था, या आप होते? मैं शायद फिर प्लेबैक सिंगिंग कर रहा होता, क्योंकि मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, तो शायद मैं वो काम कर रहा होता। क्या बात है। तो कोई फेवरेट गाना आपका जो हमेशा दिल के आसपास रहता है? मेरे को गाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी सी आज बिल्कुल खरीद कर, मेरे को काफी गाने पसंद है। मतलब मैं राइट फ्रॉम मोहम्मद रफी जी टू किशोर जी टू आवर लेजेंड्स लाइक सोनू निगम। मॉर्निंग से जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो स्थिति की बात होती है, परिस्थिति हाँ, की मैं बात गानों होती है, में बात बता देता हूँ, उसको हम गानों में डाल देते हैं। आई हैव हैड अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री विद म्यूजिक एंड गॉड हैज बीन काइंड। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं का आशीर्वाद मिला, सीखने का मौका मिला उनसे। तो दे हैव ब्लेस्ड मी विद देयर, दे हैव शावर्ड मी विद देयर ब्लेसिंग्स। तो वो एक पार्ट था। बट मुझे लगता है कि कहते हैं ना, लाइफ में आप 2 बार रिस्क ले सकते हो, कि एक जब आपके पास कुछ भी ना हो, और एक जब आपके पास इतना हो कि आप सब कुछ ना हार जाओ। तो आई थिंक अब मैं सेकंड स्टेज पे आ रहा हूँ, तो शायद अब मैं कुछ समय बाद जब थोड़ा सा और रोबस्ट हो जाऊंगा तो शायद अपनी एक एल्बम निकालूं, शायद कुछ म्यूजिक के फील्ड में अपने लिए करूं। मतलब इट्स नॉट कि कमर्शलाइज करना है मुझे, बट अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। एक ड्रीम होता है हर इंसान का, तो मेरा वो बकेट लिस्ट में एक ड्रीम है कि टू मेक एन एल्बम फॉर माई सेल्फ। तो फिर संजय भाई का सबसे फेवरेट गाना? मेरे देखिए फेवरेट गाना कहना तो बहुत ही मुश्किल है, बट आई लव सोनू निगम and I'm a massive fan, and I got an opportunity recently in Dubai to watch him live tag event, and मज़ेदार बात ये थी कि हम वहाँ पे invited थे as a guest, so I could meet him, I could talk to him, I could see him, I was very close to him, और बहुत मज़ा आया। मतलब एकदम रोने लग गया था मैं, कि because you know idolized this man for so long, और वो आपके सामने perform कर रहे हैं। तो yeah, it was blissful to see him live and dance with him. कौन सा गाना उनका फेवरेट है? मेरा है दीवाना तेरा तुझे ही पुकारे। So that happens to be I think that was the favorites. song जो शायद उस समय पे ज्यादातर हम कॉलेज या 12th के आसपास थे, और उसके ऑलमोस्ट सारे गाने सारे गाने उस एल्बम के बहुत अच्छे थे, और उनके मतलब बहुत अच्छे गाने हैं, जैसे दिल दीवाना, परदेस का जो गाना था वो भी बहुत एपिक सॉन्ग था उनका, या फिर संदेशे आते हैं बॉर्डर का, मतलब ही हैज संग, एंड देन अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है, कल हो ना हो, वी कैन जस्ट टॉक। एंड अनदर लेजेंडरी सिंगर जो मुझे लगता है उनके बाद हुए हैं, वो है अरिजीत सिंह। तो आई थिंक ही इज द अदर पर्सन whom I have really idolized a lot. Though my love and affection always is with Sonu Nigam, because मेरे जनरेशन के हैं वो, मैं उनको बहुत ज्यादा सुन चुका हूँ, but there's a lot of deep respect for obviously अरिजीत सिंह also. Wonderful. तो ये है मेरे कुछ पसंदीदा सिंगर्स। और आपकी जिंदगी को रीअसेंबल कर पाए या समझा पाए वैसा कोई गाना? मेरी जिंदगी को कोई रीअसेंबल कर पाए ऐसा तो कोई गाना याद नहीं आ रहा मेरे को। नहीं, ऐसा तो कोई गाना मेरे को भी याद नहीं आ रहा। मुझे लगा थोड़ी देर में याद आएगा। तो मैं आपको वॉइस नोट भेज दूंगा।
बिकॉज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से लेके अभी तक मैंने देखा है कि हर सिचुएशन आई थिंक वो थोड़ा सा somehow it just comes to your mind at that कि- moment, अभी वो क्लिक नहीं हो रहा है, हाँ वो but थोड़ी देर में आ हाँ, जाएगा। but I just yeah, music is a language, बहुत अच्छी प्यारी लैंग्वेज है music। राइट राइट। आपका हॉबी जब आप ऑफिस वगैरह का काम नहीं कर रहे होते तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए कौन सी चीज करना पसंद करते हो आप? देखिए मैं अब मेरे दोस्तों के साथ बात करना और या फिर मेरे बेटे के साथ उसके साथ बात करना अराउंड गेम्स या बुक्स, और मतलब न्यू एज बच्चे क्या सोचते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, ये सब चीज़ें समझना मेरे को बहुत पसंद है। तो आई कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद पीपल ऑफ वेरियस एजेस। मेरे कुछ कजन्स हैं, वो 25 हैं, 24 हैं, 26 हैं, तो दे आर जेंजीज, तो उनसे उनकी लिंगोस को समझना, उनसे बात करना कि क्या चल रहा है भाई तुम्हारे यहाँ, तो वो सब बताते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है, बोले यार ये क्या जनरेशन क्या कर रही है। दोनों केसेस में क्या कर रही है और क्या कर रही है, मतलब दोनों है। समटाइम्स यू फील यार क्या कर रही है, बोले क्या कर रही है यार, इतना यंग हो के इतना अच्छा काम कर भी कर सकते हैं। सो या मतलब ये है, प्लस म्यूजिक है ऑब्वियसली, म्यूजिक हैपेंस टू बी देयर, सो आई हैव अ कैरियोके सिस्टम, तो जब भी मन करता है थोड़ा गा लेते हैं। और इनफैक्ट मैं मेघा वगैरह भी कैराओके सिस्टम में गाना, तो हम अहमदाबाद आएंगे अब आपके तो पास। पक्का घर पे प्लान करेंगे अपने। डन। सो या these are things which we keep on doing. वंडरफुल। हमारे केस में मे बी सिंगिंग वगैरह रहता है, और या फिर ट्रैकिंग या वो सारी चीजें रहती हैं। मेरा फिजिकल आप देख ही सकते हैं। थोड़ा इंक्लाइन थोड़ा कम है। अर्लियर आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एंड ऑल, बट आई थिंक आई हैव लॉस्ट माय रूट समवेयर। मेरे को लगता है मेरे को एक कोच चाहिए अभी जो मेरे को इस जर्नी में वापस डाल सके। राइट। बिकॉज मुझे लगता है फाइनेंस में तो मैं ठीक ठाक डिसिप्लिन हूँ, बट हेल्थ को लेके आई वुड लव टू बी फार मोर डिसिप्लिन नाउ टू अचीव बेटर तो आई हेल्दी थिंक लाइफ। उसका कोई गोल डिसाइड करते हैं और साथ में शुरुआत करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आई लेट्स से 2026 आई वुड लव टू लूज अनदर 15 kgs। 15 kg कुछ हमने कम किया अभी 5-7 किलो, बट अभी कुछ 15 किलो और कर लें तो इट विल बी वेरी वेरी मीनिंगफुल फॉर मी। वंडरफुल। मेरा और 10 किलो का टारगेट है, 10 kg कम किया है और 10 kg का टारगेट है। तो आज हमने आपको थोड़ा सा स्पॉइल किया पर मजेदार था फिर भी। कभी कभी वो होना भी चाहिए, दोस्तों के संग इंडल्जेंस चल जाती है, होना चाहिए। और उससे मुझे लगता है कि हमें फिर से गोल, माने वजन कम करने का गोल और सॉलिड हो जाता है। ट्रू कि वंडरफुल। सो आपका कोई और गोल जिसको लेकर लगता है कि आप काम करना चाहते हैं मे बी इन फ्यूचर, क्योंकि शुरुआत हमारी हुई थी आपके पर्पस से, एंड वहाँ पर आपने बड़ी प्यारी सी बात कही हुई थी कि पर्पस इज जस्ट नॉट फॉर यू, बट आप कुछ और लोगों के लिए भी कुछ कर पाए, दैट इज ऑल्सो दी पर्पस। एंड इसीलिए आप अभी इतना काम कर रहे हैं। मे बी मॉर्निंग में हम मिले थे, अभी रात को 1:15 बजा हुआ है। अच्छा 1:15 बज गया। एंड कल भी रात को 4:30 बजे तक आप थे। yes. सो मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ कि अभी आपका ऐसा क्या गोल है जो दिल से अंदर से ऐसा होता है कि बॉस यदि ये कर दिया ना तो बस ऐसा लगेगा कि यहाँ पर धरती पे आने का जो मेरा पर्पस था वो पूरा हो गया, ऐसा कोई गोल? I want to work for marginalized communities. मतलब let's say maids और auto drivers और sex workers और जैसे किन्नर कम्युनिटी होती है, उनके लिए काम करना चाहता हूँ। I think मैं वहाँ मिस कर रहा हूँ अभी। I have a lot to give to them. मेरी कोई एक बात उनके टिक गई तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बिकॉज देखिए अमीर आदमी को और अमीर बनाते रहो तो चलो कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और लाइवलीहुड, इनकम लाइवलीहुड बहुत ही अनसर्टेन है और लाइबिलिटीज पूरी, क्योंकि हर जन के लिए मोटा मोटी तो प्राइस वही है ना। बराबर। ऐसा तो है नहीं कि दूध यहाँ सस्ता है वहाँ महंगा है, मोटा मोटी सेम ही प्राइस ऑलमोस्ट मतलब विद इन 5-10% मार्जिन है। राइट। जबकि इनकम में हो सकता है 10 गुने का फर्क हो, कॉस्ट में मुश्किल से 5-10% का फर्क होगा। तो मैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए बहुत काम करना चाहता हूँ। आई थिंक दैट्स वन प्लेस आई एम नॉट एबल टू फाइंड राइट सेट ऑफ पीपल जो मुझे इसमें इंडल्ज कर सके। तो अगर कोई सुन रहा है और कोई इस कम्युनिटी को, मेरे को किसी भी तरह, और मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव एजेंडा नहीं है, मतलब मेरे लिए वो नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि मेरी बात से अगर वो थोड़ा सा निवेश कर लें कुछ। देखिए आज SIP में 250 रुपये भी डाले जा सकते हैं, महीने के 500 रुपये भी डाले जा सकते हैं। राइट। तो अगर ये लोग को मैं मोटिवेट करके 250 रुपये भी डलवाना चालू कर दूँ तो बहुत अलग फर्क पड़ जाएगा इनके लाइफ में। वो उनको, उनके पास अगर वो
4-5 साल बाद समझिए उन्होंने 200-250 रुपए डाले थे और 5 साल बाद वो 40,000 50,000 रुपए उनको बहुत बड़ी बात हो जाती है। अरे यार एक साथ में 40-50,000 रुपए है, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं वो एक सेगमेंट है जिसको मैं सेवा करना चाहूंगा उनकी, राइट क्योंकि भगवान ने अगर हमें इतना दिया है तो इतना तो बनता है कि हम कुछ समाज के लिए भी करें, जिसके लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब लाइफ में हम 100%। ये लिटरली मेरे मन से, ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट पीपल हु कैन हेल्प मी डू दिस, एंड you know we can take this a little more deeper into the country, social financial inclusion पे अगर हम कुछ तरीके से मेहनत कर पाए। आई थिंक वी हैव क्षितिज फाउंडेशन एंड हम उसके माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क वगैरह मैं और मेघा, खास करके ये मेघा का बेबी है क्षितिज फाउंडेशन, एंड वी वांट कि अलग अलग लोगों की हम वहाँ वो फाउंडेशन के माध्यम से हेल्प कर पाए। बट यहाँ पर जो अभी आपने बताया, मुझे लग रहा है कि यदि जो भी पेरेंट यहाँ पर है वो यदि ऐसा सोचना शुरू करे कि हमारे घर पे जो मेड आता है या आती है, मे बी जो भी व्यक्ति जिनकी हम सर्विसेज ले रहे हैं, यदि उनके नाम पे उनके अकाउंट मैंने किया है, यदि हर एक व्यूअर यदि एटलीस्ट 400 रुपया 500 रुपया यदि वो खाली SIP या इस तरीके से इन्वेस्ट करना चालू कर दे, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वो हमने अपने मेड के लिए किया था 1,000 रुपये महीना फ्रॉम 2014, तो आज कितने साल, 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गए। तो आप सोचिए 12 इयर्स में 132 मंथ्स, तो 1,32,000 रुपए डला है, उसकी वैल्यू हो गई 3 लाख रुपए। उनके लिए 3 लाख बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। बच्चे की एजुकेशन या और किसी के लिए भी बहुत अच्छा काम, एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी की सब, अरे 3.25 लाख रुपए अंदर। और मजेदार बात यह है कि नाउ दैट मेड हैज स्टार्टेड पुटिंग 1,000 रुपीज हरसेल्फ आल्सो, बिकॉज एक बार की उन्होंने देख लिया ना, हाँ, उन्होंने आउटकम देख लिया। पहले वो बहुत रेजिस्ट, मेरे को दे दो ना, मेरे को काम आता है, मतलब बस नहीं देंगे, यहीं डालेंगे। मुझे लगता है हर परिवार को अपने मेड का एक छोटा सा SIP, चाहे वो 250 रुपए का ही वन, और एक हेल्थ इंश्योरेंस, आयुष है या ये सब है, वो जरूर करा देना चाहिए। नहीं तो इससे ना दोनों चीजें होती हैं। देखिए मैं इसमें आपको भी फायदा होगा एज अ परिवार। क्या फायदा होगा? क्योंकि उनके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, वो आप ही पे डिपेंड करेंगे, वो आप ही को देना पड़ेगा। तो इट इज नॉट एन इंश्योरेंस दैट यू आर बाइंग फॉर देम, इट्स एन इंश्योरेंस यू आर बाइंग फॉर योरसेल्फ, कि वो भी प्रोटेक्टेड हो और आपको भी उस टाइम पे अनईजी ना हो। नहीं तो कोई आपसे 2 लाख रुपए मांगे, 1 लाख रुपए आपकी मेड मांगे, तो मना करना भी मुश्किल है, देना भी मुश्किल है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, 1 रुपया डे पे मिलता है आपको बराबर की। आई थिंक वो कार्ड, हाँ वो कार्ड उनको लेके दे दो 2 लाख रुपए का कवर, तो वो कवर तो होंगे ना बेचारे एटलीस्ट। तो ये 2 चीजें मुझे लगता है हर परिवार को अपने हाउस हेल्प्स के लिए करनी चाहिए। और आई थिंक मैं भी इस बात से 100% एग्री करता हूँ। सो हमारे ढेर सारे व्यूअर्स, यदि आप जो कुछ करने वाले हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा आप करें, और इसको लेकर और 2 या 4 लोगों को इंस्पायर करें ताकि वो भी करें। तो जो आपका जो टारगेट है कि हम मैक्सिमम ये जो लोग हैं कम्युनिटी, उनके लिए हम कुछ कर पाए, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होगा। एंड साथ ही साथ में दोस्तों, संजय भाई की बातें जानते हुए एंड समझते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच परीक्षित सर। मैं एक ऐसा बंदा कि जो मैंने आपको पहले भी बताया, बट अब ऑन कैमरा भी कह रहा हूँ कि मैं कभी मेरा फाइनेंस देखता नहीं था। मेघा मेरे वाइफ सब कुछ देखते थे, वो मुझे हमेशा टोकते रहते कि आप कुछ देखो, पर आज मेघा भी खुश होगी। हालांकि वो कल आ रहे हैं। अच्छा। कल वो और आदि दोनों आएंगे, पर मुझे लगता है उससे पहले उनके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ यदि मेरे अंदर होगी तो ही अब आदि के अंदर आने के चांसेस है जी। तो मेरे लिए तो ठीक है, बट आदि के लिए भी मैं अब आज से इंकलकेट करना चाहूँगा। जो भी सारी चीज़ें आपने बताई हुई है मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। दोस्तों, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर से कमेंट करें। एट द वेरी सेम टाइम संजय, मैं हालांकि संजय सर की जगह संजय भाई कह रहा हूँ, गुजराती में संजय भाई वाला भाई है। वो रहता है। सो फ्रेंड्स, आप यदि संजय भाई से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं उनके सोशल हैंडल्स हैं, मैं चाहूँगा कि वो वहाँ पर आप जाके उनको फॉलो करें, और उनके पास ढेर सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस अवेयरनेस को लेकर ढेर सारा कंटेंट है। आई वुड रेकमेंड उनको कंज्यूम करना शुरू करें। एंड यदि इन फ्यूचर नेक्स्ट टाइम यदि हम उनको मे बी अहमदाबाद के स्टूडियो में घर पे हम कराओके करेंगे और स्टूडियो पे करेंगे, तब आप यदि उनको कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप जल्दी से कमेंट के अंदर बताएं, एंड आपके नाम के साथ सेकंड पॉड के अंदर वो सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप जनता के प्रतिनिधि बन जाएंगे। 100%। थैंक यू सो मच परीक्षित सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा लगा।
मिलते रहेंगे, खिलते रहेंगे। Absolutely. Thank you so much. Thank Thank you you. very much.